आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्ते। जून आ गया है 2021 का और जून के व्यापक अर्थों वाले जोक्स भी आ गए हैं और जून के पहले हफ्ते का तीन ताल भी लेकर अपन आ गए हैं। तो शुरू किया जाए आज तक रेडियो पर कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ तीन ताल, नया हफ्ता नया बवाल। जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। तो कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा दोनों जन मौजूद हैं। जन और दोनों जन से ये सवाल एक एक करके मेरा और संक्षिप्त जवाब की अपेक्षा में कि जून जब मैं कहता हूँ, जून का महीना, तो क्या जोक्स याद आते हैं आपको भी या कोई और तस्वीरें उभरती हैं? अरे सब जून की शुरुआतें 2 जून की रोटी से होती है। लेकिन बहुत घिस चुका है वो। पर हमको जो है उसमें 2 जून की रोटी में एक चीज दिखता है कि हम कितने गरीब थे। कहावतों में भी 2 ही जून की रोटी है, कोई ब्रेकफास्ट, कोई स्नैक्स, ये सब नहीं है। हाँ। आदमी हमारे यहाँ 2 टाइम ही खाता था और इसलिए शायद हमारे जैसे मोटा नहीं होता था, बिल्कुल, और सरदार जैसे पतला होता था। 2 जून इनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती थी। बाय द वे यही कहानी है ना, कविता यही है कि 2 जून की रोटी नसीब नहीं है। इसका मतलब 1 जून में ही चल रहा था बहुत सारे लोगों का। तो उस स्थिति से हम कहाँ आए हैं, शायद वो भी पूरी दुनिया में यही था कि लोग 2 ही बार खाते थे। अंग्रेजों का भी यही था कि हैवी ब्रेकफास्ट और उसके बाद में सपर, डिनर, जो भी उसको कहें। और गांवों में तो अभी भी कई घरों में यही परंपरा है। दोपहर के खाने का कोई कल्चर नहीं है। लोग सवेरे दबा के खाते हैं, खेत पे या मजदूरी पे या कोर्ट कचहरी या बाग रखाने, भेड़ चराने, जहां भी जाना हो जाते हैं और शाम को आके फिर खाते हैं। और ये सभी लोग जो है वो अर्ली डिनर ही करते रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी तो इस वजह से भी लोग समय से खा लेते थे। हाँ। गुलिया खत्म हुई, दिया बाती हुआ और रसोई लग गई, 8 बजे मनाई सो जाते रहे। 2 जून ही लोग खाते थे। इसकी पुष्टि एक और कहावत करती है, 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती हैं, नगन जलाती थी अब नगन जलाती हैं। अरे ना कि पहले ये रानियों के बारे में कहा जा रहा है। तो रानियों को ये प्रिविलेज था कि पहले रानियां चली गईं, उनको निष्कासित कर दिया गया, जंगल भेज दिया गया। 3 रानियां थी एक राजा की। तो उनके बारे में ये बताया गया कि कैसे एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। बेर 3 बेर खाती थी, यानी 3 बार खाती थी, अब 3 बेर खाती हैं। झलबेरी के 3 बेर खाती है ना। और नगन जलाती थी, नग लगते थे, वो आभूषण बनते थे। अब नगन जलाती हैं, वस्त्रहीन हैं, जला रही हैं जंगल में, नग्न जलाती हैं। तो सही है यार, ये तो भाषा का। तो 2 जून और 3 बेर देखिए प्रिविलेज जो है। मैं ये कहावत इसलिए सुना गया क्योंकि ताऊ ने कहा कि आम आदमी को 2 जून और रानी को 3 बेर। तो ये प्रिविलेज जो था ना कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये रानियों का था कि 3 बेर खाती थी। मल्टीपल मीनिंग से याद आया कनक। हाँ, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए जग या खाए बौराए। एक कनक धतूरा, एक कनक सोना, और पंजाब में हो तो कनक गेहूं। हाँ, गेहूं। कनक और प्रसादा, रोटी और गेहूं। तो एक तो तीन ताल अपना चलता ही है। इसके अलावा मैं हर बार यहाँ पे ये बताने का मुंह छोड़ नहीं पाता हूँ कि आज तक रेडियो के ट्विटर स्पेसेस पर हर बुधवार को एक लाइव बैठकी होती है, बेबाक बुधवार नाम से। पिछली बार हमने देसी ह्यूमर बनाम विदेशी ह्यूमर पे बात की थी। कुछ कॉमेडियंस, कुछ बॉलीवुड फिल्मों में लिखने वाले लोग, कुछ आज तक रेडियो के लिसनर्स उसमें जुड़े थे। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था और आनंद तब ज्यादा आया था जब ताऊ ने पीजेस की बौछार कर दी थी। पीजे यानी पुअर जोक्स की। तो मतलब घटिया चुटकुले। तो अगले के लिए आमंत्रण कि अगला बुधवार रात 9 बजे ट्विटर स्पेसेस, आज तक रेडियो के ट्विटर स्पेसेस पर फिर एक विषय पे बात करेंगे। अभी हमने विषय तय नहीं किया है, पर बुधवार की सुबह या दोपहर तक हम विषय अपने अकाउंट से ट्वीट कर देते हैं और रात 9 बजे आप भी आइए, सुनिए, और आप बोल भी सकते हैं, बोलने की भी सुविधा है वहां पर। अरे मजमून पे मत जाओ, हाँ, चिट्ठी में बहुत कुछ है। और आओ। अच्छा, प्रमोशन चल रहा था तो मैं एक बात बताना भूल गया, मैं सोचता हूँ बता ही दूं। क्या है कि दिन भर
जो शाम में आता है और आज का दिन जो सुबह आता है, मतलब एडिक्ट सा हो जाता है आदमी कि अब हाँ। जो आप लगातार सुनने लगे ना, तो आपको लगता है यार एक बार सुन लेता हूँ, आधे घंटे की चीजें कान में लगाया, इधर उधर घूमते फिरते सुन लिया। तो एक मैं सबको बोलूंगा कि आज तक रेडियो पर ही है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। दिन भर और आज तक, आज का दिन और दिन भर, इसको आप अपने रूटीन का हिस्सा बना लो। मतलब और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। कुछ आपने मिस कर दिया, अखबार पढ़ना तो चलेगा, अखबार भी आता है उसमें, और दिन भर क्या हुआ उसके बारे में शाम को एक बार आपको एक ओवरऑल जानकारी मिल जाती है। बाय द वे छोटे छोटे एनालिसिस के साथ भी, कोई बोरियत नहीं, जैसे हम लोग यहाँ पे ठेलुए की तरह बैठे रहते हैं, वैसे ठेलुए वाला नहीं, हाँ, बहुत छोटा चतुर होता और है। स्फूर्त टाइप का उसका प्रेजेंटेशन है। तो मैं ये सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग अगर एक बार एक दो बार सुन के देखिए, मजा नहीं आए तो फिर कोई बात नहीं, 3 ताल भी सुनते रहिएगा, लेकिन मजा आए तो फिर उसको सुबह शाम के रूटीन में शामिल कर लो यार। बहुत आसान, आज के भागदौड़ के जीवन में ना, वो बहुत जरूरी कैप्सूल है एकदम। तो बिल्कुल कोई काम करते करते आप करिए, आपके काम का हर्जा नहीं होगा। आप जो काम करते हैं उसको लगा के, मोबाइल में लगा के छोड़ दीजिए और सुनिए। 3 ताल का आज के एजेंडे की ओर चलते हैं। मैं बता देता हूँ कि किन टॉपिक्स को आज छूने वाले हैं, किन को छू करके निकल जाएंगे और किन विषयों को पकड़कर मथने वाले हैं। सबसे पहले आज साइकिल की बात करनी है, जिसने अपने डंडे सरीखे कंधों पर जाने कितनी उम्मीदों का, कितने सपनों का बोझ उठाया है और हमेशा कानों में कहा है कि चरय वेती चरय वेती। तो साइकिल से साइकिलिंग की ओर बढ़ चली दुनिया को देखेंगे। ये जो सफर है इसकी बात करेंगे, उससे जुड़े बचपन के किस्से भी, चुटकुले भी, साहित्य और संगीत में साइकिल कहाँ कहाँ है उसकी भी बात होगी। उसके बाद एक चर्चा भगौड़ों पर करनी है, जिनकी घर वापसी पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लटकता रहता है। लगता है कि जैसे अब आए कि तब आए, मगर फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उनके आने की खबर मिलती नहीं है। तो भागने और भगाने की क्रिया प्रक्रिया को समझेंगे। भगौड़ा कहलाने का मतलब क्या है, कौन भगौड़ा है, कौन भगौड़ा नहीं है, कौन भगौड़ा हुआ करता था पहले, इस शब्द के पूरे वाङ्मय पर चर्चा होगी। वाङ्मय मैंने बाबा से उधार लिया। और इसके बाद बाबा और ताऊ दोनों बाबा से से ये, मुझे हिंदी सीखने की बड़ी तमन्ना है यार। हाँ अरे गजब है। अब बाबा सिखाते नहीं है, बोल के निकल लेते हैं। सर केवल अरे वो बोलने से करोड़ों हम करोड़ों की रॉयल्टी वाला मसला है, ऐसे कैसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैं क्या है। होता था पहले ना, मैं सिर्फ सावधानी बरतता था, ठीक है, सावधानी बरतता था मैं। अब मैं बरतने को ना बहुत सारी चीजों में देखने लगा हूं, क्योंकि हाँ बाबा उसका उपयोग बहुत सारी चीजों में करते हैं। तो मेरी वर्तनी जो है वो अलग लेवल पे जा रही है। भाषा बरतने की चीज है, बिल्कुल। हम तो तो ये कहेंगे कि हिंदी तो सीखना बहुत आसान है और केवल एक ही चीज का उसमें क्रय विक्रय है कि जितना ज्यादा पढ़ा जाए हिंदी के उपन्यासों को, उतना ही शब्दकोश जो है वो अच्छा होता जाता है। वैरायटी को अगर उठाएंगे तो और मजा आएगा। प्रतिभा राय का द्रौपदी भी पढ़ें, और कमलेश्वर का कितना पाकिस्तान भी, और श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी भी, और काशीनाथ सिंह का काशी का अस्सी भी, और अनिल यादव का ये भी कोई देश है महाराज। हाँ, अरे बड़ा गजब। ये सब अगर आप घोल के पढ़ें तो आप 5 से 7 पीढ़ियों की भाषा को पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं। और ये मैं 5 चयन आपको भाषा की दृष्टि से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये बेस्ट 5 है। अरे कोई वाङ्मय लिखेगा तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, वो आप बोल देते हो तो चल जाता है। हाँ। तो क्योंकि नहीं, जैसे एक बिगिनर्स गाइड टू हिंदी करेंगे हाँ, 3 ताल में। वेरी गुड आइडिया। लेकिन ये तो बहुत हल्का काम है। हम ये कह रहे हैं कि ताऊ अंग्रेजी सिखाएं, और ये बात हम आज 3 ताल पर नहीं कह रहे हैं, हम ताऊ से ये बात 4.5 साल से 5 साल से कह रहे हैं। एक बिगिनर्स गाइड टू इंग्लिश भी करेंगे। अरे भाई साहब, बिगिनर्स गाइड टू इंग्लिश, बाबा ने मुझे इतना शर्मिंदा किया। मैंने कहा कि बाबा समेत उन सारे लोगों के लिए मेरी एक फेवरेट इंग्लिश की किताब है स्टाइल और पॉलिश करने के लिए, तो वो मैंने उसकी 7 कॉपियां मंगवाई। बाबा को मैं लिख के देना चाहता था, पर बाबा को पन्नी में ही देना पड़ा। अभी तो मौसम जो है थोड़ा ऐसा है कि लिखना छूना सब कुछ ठीक नहीं है, तो बाबा को पन्नी बंद ही मैंने दिया है। कि बाबा ने इतने ताने मारे मुझे, बीच बीच में पिन दे देते हैं ये क्या अपना, जो कि बाबा अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं भाई। तो बाबा दोनों भाषाओं में समर्थ है। ताऊ ने इसमें कृष्ण वाला खेल कर दिया है। इन्होंने कहा कि तुम चतुरंगिणी सेना ले जाओ, मैं कह रहा हूं मुझे पार्थ चाहिए, ये कह रहे चतुरंगिणी ले जाओ। ऐसा करके वो पुस्तक देके इन्होंने मुझे कौरव बना दिया है। अरे नहीं, उर्दू पे तो अभी जाते ही नहीं। मैं आपसे हिंदी सीखूंगा। अरे मेरी उर्दू तो खराब हो गई है ना बिल्कुल, क्योंकि किताबें पढ़ना उर्दू में बंद हो गई। मैं बता रहा हूँ,
जो आखिरी किताब मैंने उर्दू में पढ़ी है वो है 100 चांद थे सरे आसमां। सरे चांद हाँ, सरे कई 100 आसमां चांद थे नहीं है, सरे, कई चांद थे सरे आसमां। कई सरे चांद थे आसमां। सरे आसमां। शमसुर रहमान फारूकी साहब। हाँ, वो लास्ट किताब मैंने उर्दू में पढ़ी। हमारे पड़ोसी ने उन अपने पिताजी की जीवनी दी मुझे, वो पूरी उर्दू में है। मैंने 4 पन्ना पढ़ने के बाद रख दिया। तो अब जो है, क्योंकि प्रैक्टिस भी घट गई है ना अब तो उर्दू भी खराब हो गई है, हिंदी भी खराब हो गई है, अंग्रेजी भी खराब हो गई है। हम भाषा में ध्यान नहीं देते, सब सोशल मीडिया इत्यादि इत्यादि में जीवन बेकार हो रहा है। जेर जबर पेश। ठीक है, तो एक और विषय जो अगला है वो बाबा और ताऊ से ये पूछेंगे कि जिंदगी, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए या लंबी? क्योंकि एक स्टडी में ये दावा किया गया है कि अगर स्ट्रेस कम हो जाए तो आने वाले समय में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी बढ़ सकती है कि इंसान 150 साल तक जी सकता है। तो 150 साल जीने की क्या समस्याएं हो सकती हैं, उसके सोशल और इकोनॉमिक पहलू क्या हो सकते हैं, इस पे बात हम करेंगे। न मरब मरी है संसारा। और आखिर में न्योता वाले श्रोता सेगमेंट में हमारे काफी ऑब्जर्वेंट लिसनर और काफी रेगुलर लिसनर, रिटायर्ड रेलवे अधिकारी ज्ञानदत्त पांडे जी का ब्लॉग सुनवाएंगे। एक ब्लॉग ही लिख दिया है उन्होंने 3 ताल पर, और उस पर बाबा और ताऊ की प्रतिक्रिया लेंगे। साड्डा जीवन, उच्च बिजार वाली खबरें भी बीच बीच में आती रहेंगी। और शुरुआत साइकिल से करते हैं। पूरा नाम बाइसिकल है, जो एक फ्रेंच शब्द है, और 1860 में पहली बार फ्रांस में ही बाईस जो है वो अंग्रेजी में दुई के लिए लगत है। हाँ, दुई और के ये लिए दो चक्कर, साइकिल बना पहिया, द्वय चक्रिका है ना, तो इसलिए। हाँ। तो आपसे ही शुरू करते हैं बाबा। मतलब बोलचाल में अपने, मतलब अवध में साइकिल कहा जाता था। मुझे पता नहीं ये कौन सा संकोच है, ध्वनि संकोच है या क्या है, लेकिन उस साइकिल से जो जुड़ी आपकी शुरुआती यादें क्या है? मतलब क्या आपने जो बचपन में वो वाली साइकिल चलाई है जो रिक्शे नुमा तिपहिया होती थी, जिसमें आजकल के बालक जो चलाते हैं दोनों तरफ सपोर्ट लगा होता है, या फिर वो कैंची से सीखी है? हाँ, कैंची जो है वो, देखिए साइकिल जो है ना, मुझे लगता है कि वो दुनिया के जो सबसे बड़े आविष्कार रहे, जिनको 3 को मैं कहता हूं कि तबाही का स्रोत, ये गंगोत्री यही बने। एक आग, एक खेती, एक पहिया। इन 3 ने ही पूरी दुनिया का कबाड़ा किया है। एक तो उन्होंने आग बना ली, खेती करना सीख ली। ताऊ ने समझाया था कि कैसे खेती ने ही आदमी को बांध दिया, वरना आदमी तो बहुत काम का था। तो ये जो नेशनलिज्म की बहस पे हम लोगों ने चर्चा सुनी थी, जिन्होंने नहीं सुनी है पिछले 3 ताल में जाएं। लेकिन इन तीनों में पहिए का जो पहला इम्प्रोवाइजेशन है वो इसी रूप में है, साइकिल के ही रूप में है। और साइकिल जिस थ्योरी पे बनती है उसी थ्योरी से रथ बने, और सारे जमीन पे चलने वाले, अगर आप मेट्रो ट्रेनों को छोड़ दें और हवाई जहाज और पानी के जहाज़ों को छोड़ दें, तो सारी गाड़ियां, कार, जीप, ट्रक, ये सब के सब वही साइकिल के सिद्धांत पे हैं। दरअसल सब साइकिल है, सबकी बैरिंग है, सब में पहिया है। हम लोग आज बात कर रहे हैं बाईसाइकिल की। भाषा में साइकिल इसलिए हो गया क्योंकि अवधी या भोजपुरी या मगही या तमाम सारी और भाषाओं के बारे में हम लोग जो चर्चा करते रहे कि बोलते बोलते करत करत अभ्यास थे, जलमति हो तुस जान रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। वो घिस के मोल्डिंग आ जाती है, चिकन हो जाता है। तो साइकिल कहना जो है ना, वो अननेसेसरी खींचना है ना, किसी एक चीज पे बहुत जोर देना है। वो मोल्ड होते होते साइकिल हो गया है, और बड़ा सुंदर लगता है। साइकिल में सरलता है, साइकिल में लगता है पता नहीं काहे नहीं, मुझे ये लगता है साइकिल दूसरों की होती है, साइकिल अपनी होती है। साइकिल में अपनापन है। साइकिल तब होती है जब दहेज में मिलती है, बाकी टाइम वो साइकिल रहती है। साइकिलिया लया तो हाँ, तो हम लोगों ने तो वैसे ही सीखा। हमारे बचपने में जो सबसे 2 ही मॉडल होते थे साइकिल के, जो सबसे पहले जिनसे परिचय हुआ, एक 24 इंची और दूसरा 22 इंची। 24 इंची और 22 इंची साइकिलों के जो गद्दियां होती थी, मुझे लगता है कि वो गद्दी बनाने की कला में सबसे विशिष्ट और सबसे आरामदायक गद्दियां थी। लेकिन अपने बृहदता के कारण वो बाहर हो गई, और उसके बाद में तमाम चपरगंजी टाइप की, एकदम घिनही टाइप की गद्दी आने लग गई, जिनसे कि लोगों को स्थान विशेष पे पीड़ाएं होने लगी।
पहले वो स्प्रिंग वाली गद्दी होती थी जिसमें 2 बड़े चोंगे पीछे होते थे। अब क्या है, नीचे स्प्रिंग वाला आ गया है, लेकिन पहले वो पूरे पैडिंग करते थे, तो तार पे वो गद्दी होती थी, उस तरह की गद्दी बनती थी। 22 इंच से 24 इंच जाने में ही मतलब एक पुरुषत्व का एक, हाँ, यहाँ तुम 24 पे 24, चले, आज से तुम हाँ, पुरुष और हो। पचफिट्टा जो है वो 24 इंची चला ही नहीं सकता है, या चलाएगा तो गांव में आप प्रायः बच्चों को ऐसा भी पाएंगे, या शहरों कस्बों में भी आपने शायद देखा हो, छोटे बच्चे जब साइकिल चलाते हैं तो या सीट तो पे वो नहीं बैठते, तो डंडे पे बैठ के चला रहे होते हैं, और कई बच्चे क्या करते हैं कि जब वो बहुत तरह तरह की चोटें लग जाती हैं कुछ ऐसी संवेदनशील जगहों पे वो डंडे पे बैठ के साइकिल चलाने से, तो वो उचक उचक के फिर हाफ पैडल मारते हैं, तो पैडल जब ऊपर आता है तब उसको वो आगे पुश करके फिर उचंगा मार देते हैं, तो हंचियाते रहते हैं दोनों तरफ को, है ना, भचर 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 होते हुए, तो वो लगता है कि हाँ एक कदम ताल करते हुए जा रहे हैं। बाकायदा प्रणोदित दोलन हो रहा होता है वहां पे। और हम लोगों ने तो सबसे पहले साइकिल कैंची वाली ही सीखी, सभी बच्चे, क्योंकि उस वक्त सीधे हत्थे की और बड़ी साइकिलें आती थी, तो हम लोग वही करते थे। बाय द वे, कैंची सबसे मजबूत हिस्सा है, क्योंकि वही फ्रेम है, जो तिकोना फ्रेम होता है इंडिया टुडे के लोगों के माफिक, बड़ा मजबूत है भाई वो, है ना। उसी में कितने बोरे गेहूं खेत से घर आ जाते हैं, उसमें कितने बोरे महुआ जो है वो चुन के आ जाता है, उसी में कितना बोरा चीनी पिसा के बरम भोज पहुंच जाती है। बोरा उसमें बहुत अच्छे से बैलेंस करके झारखंड में कोयले, और झारखंड में मैं उसी का जिक्र करने आ रहा था कि कोयला तो साइकिल में जितना लगता है उतना आप मारुति वैन में नहीं रख सकते हैं, मतलब कमाल का है। और साइकिल का देखिए कि अपना दम ये है कि हम फिर भी जिए जाते हैं, और साइकिल चल रही है। उसके बाद में साइकिल में बहुत परिवर्तन हुए। मुझे 8वें दर्जे में पहली बार साइकिल खरीद के दी गई, वो BSA SLR की बहन टाइप की थी, हीरो SLR, हीरो हंसा भी उसको कहते थे। चढ़ा हुआ हैंडल था और उसके टायर पतले थे, और वो चढ़ा हुआ हैंडल को खुलवा करके हमने उल्टा करा दिया था, तो वो ऐसे हो गया था, तो ब्रेक सामने की तरफ हो गए, है ना। और उन्नत पृष्ठी होकर के मैं उसको चलाता था, है ना। पीछे का हिस्सा ऊंचा है और हाथ जो है नीचे है, कंधे और कमर एक लेवल पे आ जाते थे उसको चलाते हुए, लेकिन उसका अपना आनंद था। और साइकिल से ही मैं गंगा नहाने जाता था, रायबरेली से 30 किलोमीटर डलमऊ। तो सवेरे सवेरे सावन के सोमवारों में कुछ 15-20 लोगों के टोले में अपनी साइकिल से, और उसमें टिफिन मट्ठा, और टिफिन में जो है पराठा, सब्जी, भुजिया और कुछ मीठा रख करके, और एक गमछा, एक चड्ढी, एक जोड़ा कपड़ा, ये लेकर के हम लोग गंगा नहाने जाते थे। तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं साइकिल, मतलब आपने कब मैं बहुत देर से आया साइकिल पे, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था और मेरा स्कूल भी उसी कंपाउंड में था, तो मुझे आवश्यकता नहीं थी कि मैं साइकिल का करूंगा क्या, है ना। हालांकि मेरे क्रियाकलाप बहुत ऐसे थे जो मैं काफी दूर दूर तक जाता था, पर दूसरों की साइकिलों पे बैठ के जाता था, कभी आगे कभी पीछे। और फिर उन्हीं लोगों ने मुझे 8वें दर्जे में साइकिल सिखाई। मैं 8वीं क्लास में था तब मैंने सीखी साइकिल चलाना। और साइकिल में क्या, पहले वो साइकिल, तब भी मेरी साइकिल नहीं थी, पर मैं सीख गया था दूसरों की साइकिल चलाकर। और साइकिल ना खरीदते नहीं थे, साइकिल कसवाया जाता था हमारे यहाँ, क्योंकि वो साइकिल बना हुआ नहीं होता था। आजकल के साइकिल बने होते हैं, हाँ, असेंबल होता था पहले। हाँ, तो आप ये नहीं कहते थे मैं साइकिल खरीदने जा रहा हूँ, मैं साइकिल कसवाने जा रहा हूँ। तो डिफरेंट चीजें जो है मिलती थी, और फिर आपने उसमें मर्जी के, तो कुछ लोग क्या करते थे, साइकिल को बहुत खूबसूरत बना देते थे। उसके जैसे हैंडल की जो पूंछ होती है ना, उसके लंबे कलरफुल झालर जैसे उसके पूंछ बना दिए जाते थे। यहाँ वहां जो है वो जो जो जिसे हम स्पोक कहते हैं, स्पोक्स जो होते हैं साइकिल की पहिए की, उसमें तरह तरह के रिफ्लेक्टर, जो कि अब पता चले कि आवश्यक है, उनसे फायदा होता है। उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था, उस समय सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने के लिए। और इवन जो कैरियर होता है वो भी आदमी मतलब कस्टमाइज करवाते थे कि मैं ये वाला कैरियर लगवा रहा हूँ, है ना। तो वो, पर बहुत दिन में कॉलेज में मैंने भी साइकिल चलाई। साइकिल मैंने मेरे जीवन में मेरे नाम से कोई साइकिल नहीं खरीदी गई, कोई भी। तो कॉलेज में भी दूसरों की साइकिल में उधार की चलाता था, कभी कभी यहाँ वहां जाने के लिए। अदरवाइज मैं पैदल पार्टी था, चूंकि मुझे आवश्यकता कभी नहीं पड़ती थी कि मैं साइकिल की। तो मेरे साथ तो ये हुआ ना कि मैंने दुपहिया
जैसे दोपहिया बाइक भी मैंने नहीं सीखी थी, मैं आज भी बाइक या स्कूटर नहीं चला सकता हूँ। हाँ, मेरा प्रिविलेज कह लो या जो भी कह लो, मैंने सीधे जो है जीप में हाथ मारा था। मेरी श्रेणी में आप भी। उसके बाद कार पे मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता अभी भी। मेरा भी यही है। और मुझे मतलब साइकिल का महात्म्य इसलिए भी समझ में आता है क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती ने साइकिल को ही चुना था जिसकी आड़ लेकर के गोलियां चलाई जा सकती थी। मीम देखा? बिल्कुल। सजावट की तो बात आपने कर ली, लेकिन बाबा साइकिल के एक जो आप अभी मल्टी यूटिलिटी वाली बात कह रहे थे, उस पे थोड़ा सा और प्रकाश डालिए, क्योंकि सबके लिए उपयोगिताएं अलग अलग थी। कोई पढ़ने जाता था, कोई स्कूल ट्यूशन, गांव घर के चक्कर, सिटियाबाजी करने भी लोग जाते थे, खेत के काम करने जाते थे। तो क्योंकि साइकिल सबसे सुलभ थी, उसमें कोई ईंधन नहीं था, इसलिए साइकिल का जो एक बुनियादी फर्क है बाकी तमाम तरह के परिवहन के साधनों की तुलना में, वो ऐसा है कि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला मामला है। और अब तो परिस्थितियां चेंज हो गई हैं। नहीं तो हमको बचपने में याद है कि 98 में कच्चा पंचर और 1 रुपये में पक्का पंचर बनता था। लकड़ी के एक ठोके पे स्क्रू से कस के एक लोहे की चाटी पे टायर के ऊपर टायर की ट्यूब के ऊपर ट्यूब की चिंदी बैठा करके और उसको पकाया जाता था। तो वो गर्म होकर के नीचे आग जल रही होती थी। हमें याद है कि पंचर की दुकानों पे उस तरह से वो होता था। तो साइकिल जो है वो आम जन का, अभी भी आप देखेंगे कि ओखला, तुगलकाबाद, शहादरा, ये इधर आपका सीमापुरी का हिस्सा, इधर आपका नजफ का, गुड़गांव, मानेसर, फरीदाबाद, अगर आपको साइकिल के झुंड देखने हैं, मधुमक्खी के छत्ते से निकलने वाली जो फीलिंग होती है, उस तरह से साइकिलें अभी भी दिल्ली में दिखती हैं। सबसे ज्यादा लोग साइकिल पे चल रहे होते हैं। सभी इंडस्ट्रियल एरियाज में सारे जो कर्मचारी हैं वो साइकिल से ही आते हैं। बिल्कुल। तो उसका क्योंकि रिपेयर आसान है और वो कोई सोफिस्टिकेटेड, मतलब वो कोई समाजवादी साइकिल नहीं है, वो वर्किंग क्लास साइकिल है। तो समाजवादी साइकिल बहुत महंगी हो गई है अब। हालांकि मुलायम सिंह यादव का जो, जब वो साइकिल से घूम घूम करके, और जब सपा का अस्तित्व नहीं था उन दिनों में, तो वो साइकिल से ही चलते थे। राजनाथ सिंह ने भी साइकिल चलाई है। कई सारे बड़े नेता देश में आज ऐसे हैं जो साइकिल वाले हैं। तो इस तरह से साइकिल का जो एक बहुत मूल वजह, और हमने अपने बचपने में, लोग आज अगर आप दिल्ली में लोगों को बताएं तो लोग हंसेंगे, लेकिन साइकिल दहेज में मिलना, ट्रांजिस्टर और साइकिल, मतलब उसको दिखाया जाता था। लोग शो करते थे कि इनका ट्रांजिस्टर मिला है। वो लेदर के कवर वाला फिलिप्स का ट्रांजिस्टर होता था और साइकिल में उसको गमछे से बांध के बजाते हुए लड़का जो है अपनी मेहरारू पीछे बैठा करके विदाई में लेके जाता था। क्योंकि उसका ये होता था कि बाकी सब बैलगाड़ी से आए हैं, ट्रैक्टर में बैठ के आए हैं, जैसे जैसे आए हैं, हम तो साइकिल पाए तो दूसरा कैसे चलेगी, हमारी साइकिल है, हम चढ़ब, दहेज में मिली है। तो वो वाला एक एरोगेंस होता था। बाकी यही है कि साइकिल का इस्तेमाल, दूध पहुंचाना है घरों में। एक कैरेक्टर ऐसा है जो आज भी साइकिल पे चलता है, वो है आपका हॉकर। आपको अखबार पहुंचाने वाला साइकिल पे आता है, तो जो आपको पहुंचा रहा है अखबार, वो साइकिल पे है। दलित बस्तियों से लोग जब शादी में जाते थे तो मामा अपने भांजे के लिए या अपने रिश्तेदारी में अगर ब्याहे में जा रहा है तो वो साइकिल के करियर पे, साइकिल की ही ट्यूब से, कोई जो इस्तेमाल से बाहर है, उस ट्यूब से बांध के सुअर ले जाते थे। और वो सुअर रास्ते भर चीखता रहता था, बहुत ही कर्कश आवाज, और उसके साथ में थोड़ा सा पुआल भी बंधा रहता था है ना। तो वो उस तरह से उसको लेके ट्रेवल करते थे। हमने बहु विदा होती हुई देखी है साइकिल पे। साइकिल पे हमने राशन आते जाते देखा है। साइकिल से हमने देखा है कि पाठशाला जाने वाली, आप सोचिए कि नीतीश कुमार की मजबूती में साइकिल की एक बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने जिस तरह से उस पे आने वाला था इसके राजनीतिक पक्ष, हाँ, लड़कियों को जिस तरह से साइकिल बांटी और उससे बड़ी तादाद में लड़कियां उत्साहित हुई, उन्होंने विद्यालय जाना शुरू किया। वो भी डेटा है कि उसके बाद से कैसे लड़कियों, कैसे वो रिवोल्यूशनरी हुआ पूरा का पूरा, तो कैसे उस पर असर पड़ा। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। कोयला वाले के बारे में ताऊ ने बताया ही। महुआ ढोने वालों को हमने देखा है कि कैसे वो लेकर के महुआ चुन करके और इकट्ठा करके
वो लेके आते हैं। कई तरह की और चीजें, जैसे कबाड़ी वाले साइकिल पे घूमते हैं और कबाड़ खरीद करके फिर उसको लेके जाते हैं बांध करके। एक समय था जब कचौड़ी वाले, अमरख या अमरूद बेचने वाले, दही बेचने वाले, इस तरह के चरित्र भी साइकिल पे आते थे। मुझे अभी भी ध्यान है, 2 मटकी पीछे करियर पे साध के दही लियो दही, ऐसे आवाज लगाते हुए वो आते थे। गुलाबी रंग का दही और गिरवा पक्की मटकियां और उनके ऊपर काली सरोपी का चिकना ढक्कन, क्योंकि मक्खन छलक छलक के उनमें लगता रहता तो चिकना जाती थी, एकदम पत्थर हो जाती थी। तो उस तरह से साइकिल की छवियां हमारे ध्यान में हैं, हमको याद है कि कितनी कमाल की चीज है। जो सबसे बड़ी क्रांतिकारी लोग हैं भारत में, जो पैरेलल साइंस वाले जो उन लोगों ने कुछ खास साइकिल कंपनियों का, जिनका की वजन और फ्रेम मजबूत होता था, उनसे कट्टे तक बनाए हैं। हमने तो सुना था फट के फ्लावर हो जाता है। हाँ, हो ही जाता है। 2 फायर के बाद तो बच ही नहीं सकता है, कई पहले भी हो जाता है। और एक चीज होती थी कि बहुत सारे लोग, मैं बहुत चकित होता था जब छोटा था, कि वो साइकिल चलाते हुए हाथ जो है छोड़ देते थे हैंडल से, है ना, और बिल्कुल हीरो बन के जो है यूं यूं करके चलते थे। और वो सब कला तो आती नहीं थी, तो हम लोग सोचते थे यार बहुत गजब है, वो उस समय दिखाते भी थे कि देखो मेरे हाथ कहाँ है, देखो मेरे हाथ कहाँ है। फिर गिर पड़ते थे तो लोग बोलते थे तुम्हारे दांत कहाँ है। वो एक चुटकुला भी तो है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरी स्मृति में जो पहला चुटकुला मैंने अपने जीवन का सुना था, जो मुझे उस समय समझ भी नहीं आया था, मैं बहुत छोटा था और मुझे याद नहीं कहाँ मैंने सुना था, क्योंकि किसी ने सुनाया ही होगा, क्योंकि शायद पढ़ने लायक में तब था नहीं उतना। और वो यही था कि एक बार एक सज्जन साइकिल से जा रहे थे और वो अचानक गिर पड़े और लोग उनको उठाने के लिए दौड़े, तो बोले, कपड़े झाड़ते हुए बोले, भाई साहब कोई चिंता की बात नहीं, मैं उतरता ही ऐसे हूँ। लेकिन वो एक जो बात आप कह रहे थे ना कि वही शिकस्ता साइकिल, वही उदास जिंदगी, तेरे लिए तो कुछ नहीं हमारे पास जिंदगी, वो कैसे गरीबों का या उन लोगों का जो अपने शहर छोड़कर दूसरे यहाँ मजदूरी करने आए हैं, उनका पहला पसंद साधन वो बना। और इसीलिए आप देखिए, ये जो कोविड का जब पहला लॉकडाउन हुआ था और उसके बाद जो बड़े स्तर पे पलायन हुआ, जो लोग अपने घरों की ओर जा रहे थे, उनमें से ज्यादातर लोग साइकिल पर सवार थे। और यहाँ पे हमको ये जोड़ देना चाहिए, पश्चिमी देशों में, खास करके यूरोप में, अब सड़कों का एक बहुत बड़ा हिस्सा फुटपाथ से अलग साइकिल के लिए सुरक्षित किया जा रहा है, आरक्षित किया जा रहा है। उसमें साइकिलें ही चलती हैं और आप देखेंगे कि साइकिलें पड़ी होती हैं जब जगह जगह, और आप उसे उठा सकते हैं। कुछ जगहों पे पेड है, कुछ जगहों पे फ्री है कि आप साइकिल उठा लें और जहां जाना है चले जाए, फिर वहां साइकिल खड़ी कर दे, वहां से कोई और उठा लेगा, है ना। अपने यहाँ चूंकि वो नहीं कर सकते, अभी साइकिलें गायब हो जाएगी सारी की सारी। पर हकीकत यह है कि साइकिल की लोकप्रियता, क्योंकि पर्यावरण के बारे में लोग अब बहुत सतर्क हो चुके हैं पूरी दुनिया में, और उनको लगता है कि यार गाड़ियों से ना भीड़ बढ़ती है, पोल्यूशन भी बढ़ता है। जो दूरियां हम साइकिल से तय कर सकते हैं, उसके लिए हमें अपनी चौपहिया गाड़ी जो ईंधन से चलने वाली है उसको नहीं निकालना चाहिए। एक तो फिटनेस भी आती है लोगों में, लोग स्वस्थ रहते हैं साइकिल चलाने से। तो साइकिल का जो है आप स्वस्थ, पर्यावरण स्वस्थ, वो बहुत अच्छा है। और साइकिल से गिर के किसी की मौत नहीं हुई। हाँ, मतलब और वहां पे बाय द वे साइकिल वाले अगर सड़क पे हो तो कार वालों को रुकना पड़ता है। साइकिल की त्रासदी यही है कि घोंटू छिल जाती, कोहनी छिल जाती, है ना, तो रगड़ आती है। अनलेस अंटिल पीछे से कोई जमदाग्नि जो है एकदम 6 पहिया लिए लगाए हुए, हुंकारा भरते हुए आपको चाप बैठे। हालांकि, और जो दिल्ली में बहुत होता है, क्योंकि दिल्ली में साइकिल वाले को बहुत ही हेय दृष्टि से देखते हैं बाकी सारी गाड़ियों वाले, और ये दिल्ली की एक बहुत बुरी आदत है। तो लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और 2 जीनियस फिल्मों का मैं जिक्र अगर नहीं करूंगा तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा वर्ल्ड सिनेमा की। एक फिल्म है द बाइसिकल थीफ, है ना, जिन्होंने नहीं देखी है जरूर देखें। एडिटिंग और बेसिक सिनेमा का जो सेंस है उसके लिए वो टेक्स्ट बुक फिल्म है। तो मैं ये मानता हूं कि बाइसिकल थीफ वगैरह पढ़ाई जानी चाहिए, सिलेबस पे होनी चाहिए। दूसरी फिल्म है मोहसिन मखमलबफ की द साइकिलिस्ट। ये फिल्म जल्दी नहीं मिलती है। अफगानिस्तान में करतब दिखाने वाला एक बुढ़ा जो साइकिल पे 3 दिन या 7 दिन कॉन्टिन्यूअसली चला रहा है, साइकिल से उतरा नहीं है, और कैसे
उसके उस साइकिल के करतब जो कुछ पैसे दांव पे लगे हैं उसके लिए वो कर रहा है, कैसे उसके इर्द गिर्द पूरा एक मार्केट, मंडी, तमाम तरह के खोमचे वाले, सट्टे वाले सब इकट्ठे, तो एक कमाल की कहानी है। तो द साइकिलिस्ट देखनी चाहिए। मोहसिन मखमलबफ के बहुत ही रेयर टाइप का, आप मतलब कैमरा जो है बहुत ही रॉ टाइप का है, आपको लगेगा कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री मेकर ने बनाया है, लेकिन वो सिनेमा बहुत शानदार है। तो मुझे लगा कि एक फिल्म और लगे हाथ में बता दूं, नहीं तो चूंकि एक फिल्म अभी मराठी फिल्म आई है नेटफ्लिक्स पर, उसका नाम ही साइकिल है। उसका मतलब चार्म ये है कि उस फिल्म के हीरो के साथ ये होता है कि उसको दादा से मिली उसकी एक पीले रंग की बहुत खूबसूरत सी प्राण प्रिय साइकिल उसकी चोरी हो जाती है, और उस पूरे इलाके में उस व्यक्ति से ज्यादा वो साइकिल पहचानी जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति वो साइकिल किसी और को चलाने के लिए भी नहीं देता है। तो जब वो चोर उस साइकिल को लेके इधर उधर जाते हैं तो उनकी बहुत इज्जत होती है कि आपको अगर उन्होंने, केशव जी ने दी है, तो भैया आप तो कुछ उनके बहुत माननीय सम्मानीय बहुत बड़े पुरोधा होंगे। और ये देख करके फिर चोरों का हृदय परिवर्तन होता है। बड़ी मजेदार कहानी है, छोटी सी 1-1.5 घंटे की फिल्म है मराठी, साइकिल नाम से, वो भी देख सकते। वाह, ये बढ़िया बताया, आज ही काट देते हैं। अरे बढ़िया फिल्म। तो ये, और जाते जाते साइकिल पे एक नज्म सुना देता हूँ और उसके बाद अपन दूसरे विषय की ओर बढ़ते हैं। आदिल लखनवी ने ये लिखा है, वो लिखा है कि एक रोज जा रहे थे कहीं साइकिल से हम, पहुंचे जो एक मोड़ पे नाजिल हुआ सितम। उनका चेहरा याद आ जाता है, उनके पोपला चेहरा उनका याद आता है। पैदल से साइकिल के जो पांव उखड़ गए, हम जाके एक शोख हसीना से लड़ गए। संभली जो वो तो हत्थे से फौरन उखड़ गई, गोया हुई तो जैसे हवाओं से लड़ गई। कहने लगी कि अंधे हैं आता नहीं नजर, ये हरकतें जनाब की ये रीश मोतबर। फिरते हैं क्या शरीफों की सूरत बना के आप, यूं औरतों पे गिरते हैं दाढ़ी रखा के आप। हमने कहा कि थूक दो गुस्से को नाजनी, साइकिल लड़ी है तुमसे ये दाढ़ी लड़ी नहीं। दाढ़ी का नाम लेके हमें क्यों हो टोकती, दाढ़ी कोई ब्रेक है जो साइकिल को रोकती। तो ये बहुत बड़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया। गजब है। चलिए, तो बिजार स्टोरी का वक्त हो गया है और उसके बाद ब्रेक लेना है। बिजार स्टोरी ये है कि जेल जाने की ऐसी उत्कंठा एक व्यक्ति में कि उसने, दिल्ली से ही ये खबर है, सलमान नाम का व्यक्ति है, वो भाई वाला नहीं, एक दूसरा, उसने पुलिस को फोन करके प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दे दी। ये अभी 3 जून की घटना है। और उसके बाद पुलिस ने उसको ट्रैक किया और उसको दिल्ली के खजूरी खास इलाके से जो है धर दबोचा। पुलिस का ये कहना है कि उसने जानबूझ के ऐसा किया था, वो बेल पर बाहर है, पहले से ही उस पर मुकदमा दर्ज है कई और मामलों में, तो अब उसको दोबारा जेल के अंदर जाना था, इसलिए उसने जानबूझकर पुलिस को कॉल किया था, ऐसा पुलिस का ही कहना है। और पुलिस ये भी कह रही है कि सलमान नशा वशा भी करता है। पर ये कौन सी एनर्जी है? मतलब हाँ, ये आप दाढ़ी को इल्जाम दे रहे हैं, गुनाह साइकिल का है। नशा बेचारा। मैं इसीलिए मैंने कहा पुलिस ये भी कह रही है, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। पुलिस का बयान है ऑफिशियली कि वो नशा वगैरह भी, तो हो सकता है कि नशे के किसी फ्लोर पर उसने ये घटना को अंजाम दिया हो, फोन दिया हो, लेकिन फिर भी ये कैसी वीड एनर्जी तो मन मस्तिष्क में जेल जाने की उत्कंठा पैदा करती। जेल की रोटी खाना ना बहुत शुभ माना जाता है, बहुत सारे लोग बाय द वे पैरवी लगाते हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं कि पत्थर वत्थर फेंक दिया किसी के घर में, है ना, कि छोटा सा अपराध हो, हमें एक दिन जाने का मौका मिले, रोटी खा ले और आ जाए। अपेरेंटली ये बहुत वो है, एक टोटका सा है। अगर जेल जाने में थाने की भूमिका ना होती तो यकीन मानिए हिंदुस्तान की 10% आबादी जेलों में ही रहती, बल्कि और ज्यादा। संकट यह है कि पहले थाने में विधिवत पूजा होती है, दय जूता दय लात, नीम में बांध के, फावला के बेंच से, बसौला बेंच से, है ना, हर तरह से वो कूटे जाते हैं, जूता चप्पल। प्लस वहां पे खाने वाने को कायदे से मिलता नहीं है थाने में, तो वो एक संकट है। अगर थाना बीच से कट कर देना, या आदमी कोई चोरी करता पकड़ा जाए सीधे जेल, तो लोग इतने खुशी खुशी जेल जाएंगे कि आप पाएंगे कि हिंदुस्तान की आधी पॉपुलेशन जो है ना वो जेलातुर है और 10-15% जेल में है। हिंदुस्तान की पूरी पॉपुलेशन जेल में पिछले साल भी थी, इस साल भी है। जेल में यही होता है, और क्या होता है। आप बाहर नहीं जाते, किसी से मिलते नहीं, खाना पीना खाते हैं, जो अंदर उन्हीं से मेलजोल होता है,
उनके साथ चुटकुलेबाजी जो भी करना। नेटफ्लिक्स नहीं है पर अपेरेंटली कुछ लोगों के है भी। वहां इतना खुद ही नेटफ्लिक्स चल रहा होता है कि उनको अलग से नेटफ्लिक्स की जरूरत नहीं है। वहां तो नार्कोस और सेक्रेट गेम्स सब, मतलब हर दूसरा आदमी करेक्टर है वहां पे। हाँ हाँ, सबकी कहानी आप डायरेक्ट जो है कास्ट से ही सुन सकते हो कि भाई क्या हुआ था पाताल लोक में, ये बताओ, वो डायरेक्ट बताएगा। पूनम खून लालम लाल, स्टोरीज बहुत है वहाँ। लेकिन ये भोजन का अधिकार हमारे यहाँ आया कि लोगों को एक न्यूनतम गारंटी मिले कि भोजन मिले, राशन मिले, सस्ती कीमतों पे अनाज और वो मिले। आज भी ये कहा जाता है कि बहुत लोगों को समुचित पोषण नहीं मिलता है। जेल में जो खाना मिलता है क्या ताऊ ठीक होता है? वो मतलब ठीक ठाक होता है? मैं जेल में जो लोग रहते हैं उनको देखकर तो लगता है ठीक ठाक ही होगा। प्रोटीन की मात्रा भी ठीक दिखती है ना। और जो लोग ये चाहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए दुबला होना आवश्यक है, मेरे हिसाब से उनके लिए भी ठीक है। वहां पे अपेरेंटली मांसाहारी लोगों को मांसाहार भी मिल जाता है। तो जैसे महारानी गायत्री देवी गई थी जेल, है ना, तो वो तो महारानी थी, मतलब कूच बिहार की राजकुमारी थी और जयपुर की महारानी थी। उनको भी जेल जाना पड़ा इंदिरा गांधी के टाइम में। पर वहां गई तो वहां पे पता चला कि विजया राजे सिंधिया भी है, वहां पे और भी लोग थे। तो अपने तरह के लोग, अखबार आता था, लोग बातचीत करते थे, थोड़ा मोड़ा बागवानी भी करते थे अपने आमने सामने, वो सब है। कुछ पुलिस ऑफिसर है जो जेल में है, मैंने जो सुना है, मेरी जानकारी और पक्की जानकारी है ये, कि उनके पास फ्रिज है, उनके पास टेलीविजन है, उनके पास टेनिस कोर्ट है। वो काफी एंजॉय कर रहे हैं, 10-12 साल से जेल में है, पर एंजॉयमेंट में उनकी कोई कमी नहीं आई है। बाकी जो अब बिल्कुल ही जो मर्डरर इस टाइप के हैं, ये लोग भी मर्डरर है बाय द वे। ये है कि सफेद पोश वाले हैं तो इनको थोड़ी सुविधा मिली हुई है, इनका कनेक्शन भी होगा। पर बाकी जो लोग हैं वो भी अच्छे खुश खुश रहते हैं अंदर। बहुत बहुत लोग पार्टी चलाए, बहुत लोग अपनी राजनीति भी चलाए जेल में रहते हुए, हाँ बहुत हाँ, लोग अपना धंधा भी चलाए आराम से। कोई ऐसा बड़ा मतलब जो अगर कहा जाए कि मेरा पुरुषार्थ मेरा अगर हो। मेरा अनुभव है, पिताजी हमारे उन दिनों हेमवती नंदन बहुगुणा के साथ में, और ये 80s के दौर में हम लोग बहुत बालक थे, नान नान लड़का हाफ पैंट वाले। तो उन दिनों वो अक्सरिया जेल गए राजनीतिक ये कैदी इतना के रूप में। कॉन्ट्रास्ट आप मार देते हैं ना, पहले बोले कि पिताजी हेमंती नंदन बहुगुणा के साथ थे, लोग बालक थे हाफ पैंट वाले। इसीलिए नहीं, देखिए चिट्ठी लिखते हैं ज्ञानदत्त जी। वो सब लोग समझ जाएंगे कि हाफ पैंट मैंने क्यों कहा। मतलब हाफ पैंट पहनते थे ना भाई, जब कोई बच्चा 7-8 साल का होगा तो हाफ पैंट पहनेगा। हाँ, फुल पैंट नहीं पहनता हाँ, था। और जिनके साथ में रहता था, जिनसे सवेरे मिलता था, वो भी हाफ पैंट पहनते थे। तो इस तरह से था पूरा माहौल उस वक्त जो है हाफ पैंट की। तो पिताजी वीर बहादुर सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह करते हुए और कई प्रदर्शन रैलियां निकालते हुए, तो उस दौरान वो अक्सरिया जो है राजनीतिक कैदी के रूप में डिटेन कर लिए जाते थे। और उनके तमाम सारे दोस्त, तो पिताजी की पूरी गोल सोशलिस्ट लोगों की एक पूरी चंडाल चौकड़ी जो है वो जेल में होती थी। अब पता चला कि 500 लोग 400 लोग उठा के सेंट्रल जेल में, रायबरेली की जिला जेल में डाल दिए गए हैं, और ये लोग भी हैं। और कुछ काम इन लोगों को करना नहीं होता था। इन लोगों को तंबाकू बीड़ी पहुंचा दी जाती थी अंदर, ओके का साबुन मिलता था लाल बटिया, और तौल वाला पीला साबुन मिलता था कपड़ा धोने के लिए। बंदर छाप काला दंत मंजन की लाल प्लास्टिक की डिब्बी मिलती थी। कोलगेट की ट्यूब मिलती थी। डाबर आंवला का तेल मिलता था। कंबल अलाउट होता था। तो ऐसा नहीं था कि, और हम लोग सवेरे जेल में आ जाते थे, दिन भर पिताजी के साथ रहते थे, और 5 बजे जेल का टाइम था, तो उस वक्त हम लोग को बाहर कर दिया जाता था, घर वापस आना होता था। और वो दिन भर हम लोग जो मस्ती करते थे, लंबरदारों से मिलते थे। लंबरदार वो लोग होते हैं जो थोड़ी सी केसरिया टाइप की ड्रेस पहनते हैं, जो पुराने नंबर ही होते हैं। तो वो जो है एक तरह से मॉनिटर, क्लास मॉनिटर, तो जेल मॉनिटर बना दिए जाते हैं। जो बीसी होते हैं उस तरह के। बीसी मतलब ये 20 साल से ज्यादा वाले। आप बीसी अंग्रेजी वाला मत समझ लीजिएगा। कहे कि भाई साहब बताइए, दिल्ली गए तो बीसी बीसी करने लगे। नहीं, वो वाला बीसी नहीं भाई साहब। 20 साल से जो जेल होते हैं, या 20 साल की जिनको सजा होती है, उन लोगों को ये नंबरदार कहा जाता है जेल में। और वो खेती भाजी सबका हिसाब रखते हैं। बाय द वे, सवेरे सवेरे 7 बजे जेलर और जेल के बाकी अधिकारियों के घर टोकरियों में रख के ताजी हरी सब्जियां पहुंचाने का काम उन्हीं का होता है। वो वासेपुर में याद है आपको, वो जो जब वो सरदार खान जेल में होता है तो उसका बेटा वो एक टिफिन में छर्रे और कील लेकर के जाता है, तो उसको पूछता है क्या है टिफिन में,
दाल है, उंगली डाल के छौंका लगाएंगे का? ये तो है। और ये है कि अभी जैसे मतलब अभी जेल की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। हाल ही में मुझे ये पढ़ने को मिला कि अंशु शुक्ला है एक थे, उनको मर्डर करने का मन हुआ तो पिस्तौल भी पहुंच गई जेल में, उन्होंने ठोक भी दिया 2 लोगों को, है ना। तो सुविधाएं से मोबाइल फोन इत्यादि जो है वो उपलब्ध होती है, सब कुछ है, थोड़ा रिसोर्स होना चाहिए। अंशु दूसरी एक उनकी रायबरेली जेल की फोटो हुई थी मशहूर, एक वीडियो जिसमें वो बिल्कुल एक पलंग पे बैठ के अखबार बिछा के पकौड़े के साथ, है ना, मदिरा का सेवन कर रहे थे। ये सब चीजें तो आपको बाहर नहीं मिलती। नहीं, मैं तो पूर्वांचल के और उत्तर भारत के, और आप एक समय में भारत का भी कह लें तो दाऊद से भी पुराने लोग रहे हैं, जो कि मतलब टॉप 5 टॉप 10 टाइप रहे हैं भारत के। उन लोगों के साथ मैं भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन बनारस जेल में और कहीं कहीं और बैठ करके मैं बहुत सारी चीजें सुनता रहा हूं। तो मैंने देखा है कि कैसे दरबार लगता है, सफेद चांदनी बिछाई जाती है, लोग सामने सत्संगी मोड में बैठते हैं, फल वितरित हो रहे होते हैं, फिर छुआरे टहल लेते हैं, फिर चाय के दौर चलते हैं, 5-5 6-6 मोबाइल सामने रखे रहते हैं रह करके बातचीत होती रहती है, और वहां से बहुत सारे निर्देश जारी होते रहते हैं बाहर। तो वो एक सुरक्षा गाह भी है, वरना कोई बेवजह रोपल जेल से निकलने के लिए मना क्यों करेगा, और किसी को यूपी की किसी जेल में लाने की बेकली क्यों होगी? आप ये भी तो समझिए भाई। और देखो उसको कारागार बोलते हैं, है ना, और वहां पे रहने को कारावास बोलते हैं। तो इसी कारा में हमारे जो क्या बोले योगेश्वर जो हमारे हुए हैं, उनका जन्म हुआ था, है ना। क्या बात है, कितना सुंदर शब्द बहुत समय के बाद में कृष्ण के लिए सुनने को मिला हमें। हाँ, तो ये जो सारा योग है ना हमारा, ये जो सारा योग है, हाँ, वो कारा योग ही है। योग की बुनियाद ही कैद है। क्या बात, पहुंच गए जहां जाना था पहुंच। जो अनुशासन की गिरफ्त में आया वो योगी हो गया। मतलब ऐसा लगा कि ये डिस्कशन बस यहीं तक आने की। आगे बढ़ते हैं। कारावास में मैं भी रहा हूँ एक बार। क्या मेरा घर का वो डोर बंद हो लॉक हो गया था, तो मुझे भी पूरी रात कार में ही रहना पड़ा था। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के उस पार ये बैठ की जारी रहेगी। हाँ, उस व्यक्ति को मैं याद कर लूं उसके पहले, जिस व्यक्ति से ये कहानी आज कारागार की शुरू हुई। कार आगार, जहां पे काम करना पड़े वो कारागार है। कार आवास, ऐसा आवास जहां पे लोगों को काम किया करना पड़ेगा, तो उस तरह से शब्द आया। बंदी सुधार गृह उसका अद्यतन नाम है जो चल रहा है, इसका सुधार से कोई वास्ता नहीं है। हाँ, और बंदी वहां होती नहीं है, बंदियों की जेल अलग होती, बंदे होते हैं एक जेल में, बंदी होती है दूसरे जेल में। और जो मशक्कत हम सुनते हैं ना, हाँ, अदालतों में, वो काम ही है। हाँ, तो वो, और वो केवल कचहरी में सुनाई देता है। फिल्मों की बाकी जो फैसले हो बहुत ही रूखे रूखे से सुना दिए जाते हैं, कई बार फैसले समझ में भी नहीं आते हैं। हमने कचहरी बहुत देखी है, बाप हमारे वकील थे। और ये जो भाई वापस जेल चले गए हैं, इनके लिए मैं एक ही लाइन कहना चाहता हूँ, ये पुनर्मूसको भव के सिद्धांत पे यकीन रखते हैं। सही है। बंदी से वो याद, आपने सुना ही होगा, अरे सैनिकों इसे बंदी बना लो। अरे नहीं, भगवान के लिए मुझे बंदा ही रहने दो। चलिए। और सबसे बुरी बात यह है कि ये अगर आप देखो पूरी दुनिया को, तो पता नहीं चलता कि कौन कैद में है और कौन आजाद है। जेल के अंदर जो है वो आजादी का लेवल तो बाहर से बेटर है ना। मानसिक कष्ट होता है लोगों को कि आप अपने परिवार को या लोगों को नहीं देख सकते, पर जो फ्रीडम का लेवल है वो जेल के अंदर काफी अच्छा है। बिल्कुल। पास की लाइनें हैं एक कविता में से 2 लाइन में सुना दे रहा हूं कि और ऐ हुकूमत ये बता कि जेल के सीखचों के पीछे मैं कैद हूं या सीखचों के बाहर ये सिपाही। बिल्कुल। बहरहाल ठीक है, तो अब ब्रेक लेते हैं। मध्यांतर हो। हाँ, मध्यांतर है और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भगौड़ों पे बात करनी है। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान
उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। ब्रेक के बाद फिर से वेलकम आपका। आज तक रेडियो पर आप तीन ताल सुन रहे हैं कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ। और अब भगौड़ा पुराण के पन्ने पलटने का वक्त है। ताऊ, पहले तो ये भगौड़े 7 समंदर पार पहुंचते हैं और फिर इन भगौड़ों की कीर्ति 7 समंदर पार से हम तक पहुंचती रहती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता वाला मामला, ये लौटते तो नहीं है पर इनके लौटने की उम्मीदें, खबरें अनंत काल से आती रहती हैं। जैसे एक जम्बू द्वीप से बदर हुआ तो उसने कैलासा नाम से एक अलग द्वीप ही बसा लिया और फिलहाल वहां पे इंडियंस अलाउड नहीं है कोविड सिचुएशन की वजह से। बाद के दिनों में भगोड़ा शब्द का एक खास अर्थ हो गया क्योंकि कानून के नजरिए से उसको देखा गया। तो हमारे यहाँ मतलब एक अंग्रेजी में शब्द है फ्यूजिटिव, हमारे यहाँ जो कानून है उसके लिए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, यानी कि आर्थिक अपराध करके कोई भाग गया हो तो उस पर इस कानून के तहत उसको भगोड़ा घोषित किया जाता है और आगे की कार्रवाई की जाती है। इन दिनों प्रिय मेहुल भाई की बड़ी चर्चा है जो कहीं एंटीगा में आसन जमाए हुए थे और फिर अचानक गायब हो गए और डोमिनिका नाम के एक छोटे से देश में प्रकट हुए, जिस देश की कुल आबादी 71,000 है, 1 लाख से भी कम है। और इस संयोग और प्रयोग से इतर मेहुल भाई को भारत लाने के लिए जांच एजेंसियां जतन कर रही हैं, खबरें आती रहती हैं, कब तक आएंगे वो मालूम नहीं। लेकिन भगौड़ों और उनके मायाजाल पे बात करने से पहले अगर ताऊ, क्या हमें इन लोगों का या इन भगौड़ों का इसलिए शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए कि इनकी हरकतों की वजह से हम आम भारतीयों को कुछ नए देशों के नाम पता लगते रहते हैं, उनके बारे में मालूम होता रहता है, एंटीगा में किधर है, डोमिनिका किधर है, बारबाडोस कहाँ है। देखो, हमने जाल तो बढ़िया बिछाया था। अभी सरकार पे आरोप लगता है कि आपने वैक्सीन क्यों बांटे। तो मुझे याद है कि जब डोमिनिका और एंटीगा और इन लोगों को 1-1 लाख वैक्सीन भेजे गए तो ट्वीट करके बताया गया कि हमने डोमिनिका को 1 लाख वैक्सीन दिए हैं। फिर डोमिनिका के जो भी प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी ट्वीट किया कि हमको भारत ने 1 लाख वैक्सीन दिया है 71,000 की आबादी वाले देश को, हम कितने खुश हैं, है ना। तो मुझे ये पता नहीं था कि ये किया क्या जा रहा है, या ऐसे देशों से मैत्री पूर्ण संबंध बनाने के क्या मिलने वाला है आपको। गौतम बुद्ध नगर जितनी तो उसकी चौड़ाई लंबाई नहीं है और आबादी में तो बहुत ही कम है। तब पता चला कि भैया प्लान ये है कि एक आदमी एंटीगा में है, कानून के उपयोग कर रहा है, तो उसको वहां से डोमिनिका ले जाओ और पकड़ के ले आओ। पर हम भूल गए कि वहां पे भी लोकतंत्र है, वहां पे भी विपक्ष है 70,000 में, है ना। और उसमें मामला फंस गया। हमारा एक विमान वहां पहुंचा था कतर से भाड़े पे, वो विमान वापस आ गया है और उनके आने की संभावना कम हो गई है। ऐसा हमने उनके भांजे नीरव के बारे में भी सुना था, है ना। वो भी अभी कभी न्यूयॉर्क में कभी लंदन में कलरव कर रहे हैं, कुछ खास नहीं मिला। हमने डॉक्टर मल्लिया के बारे में भी सुना था। ऐसे भगोड़े हमारे यहाँ, हमारा एक लंबा इतिहास रहा है। वो यहाँ से हिजरत करते हैं, कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहना मतलब थोड़ा मुश्किलों का सामना करना। कुछ लोग अन्य कारणों से भी जाते हैं। एम.एफ. हुसैन ने हिजरत की क्योंकि उनके खिलाफ केस इतने हो गए थे। अभी कमाल खान कर रहा है, कमाल आर खान जिसको बोलते हैं, KR के। उसका कहना है कि इतने केस लग गए हैं कि यार मैं भारत नहीं आऊंगा। और कुछ भगोड़ों को हम शरण भी देते हैं, मतलब हम भी शरण देते हैं भगोड़ों को। हमारे यहाँ से मतलब कुछ हम लाए भी हैं, जो क्रिश्चियन मिशेल को हमने कोई डील करके ले आया जो कि हमारे देश का नहीं है। पर हकीकत यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी देश में उससे भी ज्यादा पैसा खा के पड़े हुए है ना, क्योंकि उन्होंने स्मार्टनेस के साथ चोरी की। वो पकड़े नहीं जाएंगे कभी भी, दिवालिया घोषित हो जाएंगे, थोड़े दिन तिहाड़ में रह लेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे। कुछ लोग तो वहां भी नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने दूसरे उपाय लगाए हुए हैं। सरकारों से संबंध, ब्यूरोक्रेसी से संबंध, इससे बहुत फायदा मिलता है। जब तोते आपके जेब में हो तो कुछ भी बोलने को तैयार होते हैं। तो ऐसे हालत में अगर हम देखें तो बेचारे मेहुल पे मुझे जो है उस पर कोई दया नहीं करना, क्योंकि बहुत हीरे खा के आदमी अब तो हज को चल जा नहीं सकता, तो आना ही पड़ेगा एक दिन या बाहर मरेगा। पर जिस तरह का हिसाब हमने लगाया था, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि हमारी ब्यूरोक्रेसी ने इतना सोचा कि उनको एक महिला मित्र बनवाया, फिर उनको एक नाव पे बिठाया
उसको लेके दूसरे देश चले गए, इसके लिए फुल मार्क्स। बाकी दूसरे देशों को अंडरमाइन करने के लिए, ये नहीं समझने के लिए कि वहां के लोकतंत्र है, वहां पे भी कानून है, एक जज बैठेगा, उसको क्या बोलेंगे भाई, इसको काहे कूटा गया था, तो वहीं पे मामला अटक गया है। रह गई बात फ्यूजिटिव होने की, तो फ्यूजिटिव जो है हिजरत की, फ्यूजिटिव नहीं कहे, कानून से भागा हुआ है नहीं, पर देश में आंतरिक तो पलायन चलता ही रहता है ना, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी शहरों की तरफ पलायन, कभी शहरों से पलायन, और अपराध, बिना अपराध के लोग पलायन करते हैं, ये लोग तो अपराधी हैं, इनके पलायन की तो संभावना है, और आएंगे या नहीं आएंगे, एक बार जो लूट गया ना माल, वो तो वापस नहीं आएगा, आप उसको ले भी आओ तो जेल में ही रख सकते, हीरे नहीं आने वाले। बिल्कुल। अब भगोड़ों का जो पूरा आद्योपांतीकरण है, उसमें कुछ कथाएं बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर सुग्रीव भगोड़ा नहीं होता तो राम ना मिलते, है ना, तो वो भागे तभी मिले। जटायु भगोड़ा नहीं बनता तो सूर्य को निगलने नहीं पहुंचता। कृष्ण को तो भगोड़ा ही कहा जाता है, रणछोड़। हाँ, रणछोड़ भगोड़ा ही हुआ। तो कृष्ण जो है वो रणछोड़ हैं। एक भगोड़ा ये है जो कि आजकल इस्लामिक स्कॉलर हो गया है और इस्लाम का प्रसार कर रहा है, जाकिर नायक। तो वो देखिए, वो भगोड़ा नहीं होता तो अंतर्राष्ट्रीय नहीं होता। एक भगोड़े को दाऊद इब्राहिम कहते हैं। तो और तीसरे भगोड़े हैं जिन्होंने धरती पर स्वर्ग बना दिया है, एक नए देश, एक नए योग राज्य की स्थापना की है, उसको कैलाशा कहा जाता है ना। तो भगोड़पन के कई लाभ हुए हैं, हम सब भगोड़े हैं। हाँ, मैं स्पेसिफिकली यही आपके पास लेके आना चाहता था सवाल। तो हम कृष्ण और सुग्रीव जैसे ही हैं, हम लोग भाग करके अपने अपने शहर से, अब मैं अपने शहर जाता हूँ तो मेरा वहां मन नहीं लगता है, क्योंकि मेरी पीढ़ी के जो भी लोग थोड़े बहुत पढ़ाई लिखाई कर गए और हिम्मत दिखा पाए, वो सब के सब शहर से भाग गए। मेरे शहर में या तो नए बच्चे हैं, या धंधा पानी संभालने वाले हैं, या अकर्मण्य हैं, या बुढ़े हैं। तो ये जोग्राफिया हो गया है आज के समय में कई शहरों का, कि वहां से प्रतिभा पलायन हुआ है, भारत से या अन्य देशों से भी दुनिया के दूसरे देशों की तरफ। सिलिकॉन वैली के जो बीटेक डिग्री प्राप्त मजदूर हैं, वो भी भगोड़े हैं। केरल सबसे भगोड़ा राज्य है और दूसरे नंबर पे पंजाब है। यहाँ बेहिसाब भगोड़े हैं। कई लोग उसको कबूतरबाजी कहते हैं, जो भाग के चले जाते हैं। दलेर मेहंदी फंसे थे उसमें। हाँ, तो इस तरह से भगोड़ों का एक पूरा आद्योपांतीकरण अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत पुरानी कथा है। बहुत पुराने समय से चली आ रही है। ट्रॉट्स्की भी एक भगोड़ा था, देखिए, और उसने भी कई तरह की गौतम बुद्ध। हाँ, गौतम बुद्ध तो मतलब भगोड़ा प्रवर हैं। हाँ, जिम्मेदारियों से भागे, परिवार से भागे, राजसत्ता से भागे। लेकिन वही मतलब इसी को सवाल को थोड़ा मैं आगे ले जाते हुए कि जैसे कानूनी पक्ष को छोड़ दें एक बार को, कि भगोड़ा कौन है, मतलब ये ना लगे कि हम मेहुल चौकसी जो हैं उसी में सबको मिलाए दे रहे हैं। एक कानूनी पक्ष और अपराधियों को अलग छोड़ दें। भागना, पलायन करना या जगह छोड़कर कहीं और जाना, उस नजरिए से अगर बात करें तो भाग जाना सुविधा है, मजबूरी है, महत्वाकांक्षा है, एस्पिरेशंस हैं, या सर्वाइवल है, या क्या है, वो कलंक है, उसकी व्याख्या कैसे की जाए? या वो जैसे एक वो है ना, एक शेर को तोड़ मरोड़ के कहा जाता है कि मुझे दुनिया वालों भगौड़ा न समझो, मैं भागा नहीं हूं, भगाया गया। तो उत्तरजीवित्व के लिए एक आसान मजबूरी है भगोड़ा होना। आसान इसलिए कि आप लड़ भी तो सकते थे। फाइट और फ्लाइट वाला जो जुमला होता है कि इधर फाइट और फ्लाइट, है ना, कि या तो आप लड़िए उन्हीं परिस्थितियों से, उन्हीं लोगों से, उसी संकुल में रह करके, और या फिर आप निकल लीजिए, रॉकेट हो जाइए। तो वो जो स्थिति है उसमें मुझे लगता है कि भागना या भगोड़ा बन जाना उत्तरजीवित्व की एक आसान मजबूरी है। ये ठीक वैसा ही जवाब मैंने दे दिया जैसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। इस कथन की विवेचना कीजिए। पर यह आवश्यक भी है, ये आवश्यक भी है। देखिए, जो एक इस्लाम जो है वो हिजरत से शुरू हुई,
जब प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मक्का से मदीना गए, है ना, यात्रिब गए, और वहां से शुरू हुआ और आज तक वहां पर पलायन नहीं रुका है। अगर आप गौर करेंगे तो वहां से लोग कहाँ कहाँ नहीं गए, है ना। सेंट्रल एशिया से टर्किश लोग तुर्की चले गए, टर्किक लोग वो तुर्की चले गए और वहां पे ओटोमन एम्पायर बना। लेकिन उसके बाद से भारत से हिजरत करके लोग पाकिस्तान गए, जो आज पाकिस्तान कहलाता है, बांग्लादेश गए, अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान के लोग यूरोप जा रहे हैं, पूरे मध्य एशिया के लोग लगातार भाग रहे हैं वहां से, लगातार। सीरिया के लोग, लेबनान के लोग, इराक के लोग, बहुत सारे अरब मुल्कों से लोग, नॉर्दर्न अफ्रीका से लोग, है ना। हिजरत से ही दुनिया बनी है। हम सभी एक्चुअली अफ्रीका के किसी जगह से हिजरत करके यहाँ नहीं, एक एक दूर दूर सुदूर टापुओं को बसाया मनुष्य ने। तो अभी चंद वर्षों पहले जो ताऊ बता रहे हैं, एक 4-5 साल के बच्चे की, भगोड़े बच्चे की समंदर के किनारे पड़ी हुई लाश दुनिया की सबसे दर्दनाक तस्वीर बन गई थी। और ये बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज जब एकदम विद्रूप अपना रौद्र रूप लेगा, अभी तो कुछ भी नहीं है, तो दुनिया की आबादियों का एक्सचेंज बहुत ज्यादा होगा। बहुत सारे क्षेत्र पूरे के पूरे रहने लायक नहीं रह जाएंगे, तो फिर हिजरत होगी। ये तो कांस्टेंट चलता ही रहता है। कहा जाता है कि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी, मतलब ज्यादातर लोग जो कि कहीं और से आए थे, है ना। और मतलब चीन के लोग आपको पूरी दुनिया मिल जाएंगे, जिनको चीनी मूल का बोलते हैं, और जिसको मंगोलॉइड आइज बोलते हैं, तो एक्चुअली तो मंगोलिया से आए थे ना, अब कहाँ नहीं है। एक बात और इसमें समझने के लिए कि भागना और भगाना, मतलब भागने में पता नहीं कुछ लोगों की एस्पिरेशंस हो सकती हैं, भय भी हो सकता है, पर भगाने में बहुत लोग कई बार आनंद महसूस करते हैं। जैसे आप बंदर ही भगा रहे हैं, आप चिड़िया ही भगा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी है खलील जिब्रान की, कि बहुत वो शॉर्ट स्टोरी में पढ़ देता हूँ। कहानी ऐसे कि एक बिजूके से एक बार मैंने कहा कि इस निर्जन खेत में खड़े खड़े तुम थक जाते होगे, तो वो बोला डराकर भगाने का मजा ही कुछ और है, वो बेजोड़ है, मैं इससे कभी नहीं थकता। एक बार मैंने उससे कहा ठीक कहते हो, उस आनंद को मैंने भी जाना है। उसने कहा भूसा भरे लोग ही इस आनंद को जान सकते हैं। यह सोचे बिना कि ऐसा कहकर उसने मेरी प्रशंसा की या भर्त्सना, मैं उसके पास से चला आया। 1 साल बीत गया, इस बीच वो दार्शनिक बन चुका था। उसकी बगल से गुजरते हुए मैंने देखा 2 कौवे उसके हैट के नीचे घोंसला बना रहे। तो ये भगाने के आनंद और वो भूसा भरे होने वालों को आनंद लेने में, भगाने में, उस पे थोड़ी बिजुका कितना दंड संहिता जैसा दिख रहा है मुझे। इंडियन पिनल कोड। बिल्कुल जी। अच्छा, एक चर्चा इसमें अगर स्त्रियों के भागने पे ना करें तो ये अधूरी रहेगी। मैं एक ही चीज इसमें कहना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल, बहुत बढ़िया विषय है, उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन भागना और भगाना ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम जैसा है। जो भगोड़े हैं उनको भगाया गया है, कभी परिस्थिति जन्य है, कभी व्यक्ति जन्य है, कभी समाज जन्य है ना, कभी पर्यावरण जन्य है। यूनियन कार्बाइड वाली बात। रमाशंकर यादव विद्रोही अपनी कविता में लिखते हैं कि ये लोग मरे नहीं, मारे गए हैं, ये लाशें जली नहीं, जलाई गई हैं, और इसी तरह से ये कविता लिखी नहीं, लिखी गई है। आधा का लगा के। हाँ। यानी कि विवश किया गया है लिखने के लिए, स्थितियां पैदा की गई हैं। तो भागना और भगाना, इसमें जो आप जो कह रहे हैं ना, तो बंदर जो है बेचारा भगोड़ा है। अब बंदर पलट के 2 तमाचा आदमी को मार सकता था, लेकिन उसने भागना तय किया। उसने कहा क्या साले के मुंह लगे, छोड़ो जाए दो, है ना। मच्छर जो है आपको भगाना चाहता है, आप मच्छर को भगाना चाहते हैं। तो ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं लगातार, और सब भाग ही रहे हैं। आप ये देखिए, धरती भाग रही है। धरती भागना जिस दिन बंद कर देगी अपनी धुरी पे या सूर्य के चारों तरफ, उस दिन ऋतुएं और दिन रात, दिवस रैन सब खत्म हो जाएंगे। ये सारा खेल भागने का है, ये भाग ही रहे हैं। समय भागा जा रहा है, कितनी कोशिश कर लीजिए। और अगर बैटरी खत्म हो जाए, समय मापने की जो इकाइयां मनुष्य ने बना ली हैं जानवरों से थोड़ा आगे जाकर के, उसमें बैटरी खत्म हो जाए तो वो भी बंद हो जाती हैं, लेकिन समय तो फिर भी नहीं रुकता है। बिल्कुल। कल मैं
एक पोस्ट पढ़ रहा था फेसबुक पे केतन मिश्रा का। उन्होंने कहा कि मैंने ईश्वर से कहा था कि मेरी परीक्षाएं टल जाएं, लेकिन वो अब पूरा हुआ है कई 12 साल साल बाद। हाँ, और देर फिर है उसमें अंधेर उन्होंने नहीं। कहा नहीं, तो उन्होंने कहा कि इससे मुझे समझ में आया कि प्रकाश की गति से ध्वनि की गति कितनी सुस्त होती है। भगवान तक जाने और आने में उसे 12 बरस लग गए। प्रकाश जावड़ेकर ये सुन के बहुत खुश होंगे। ये कितना विरोधाभास है, एक तरफ वो जावड़ेकर है, दूसरी तरफ प्रकाश भी है। तो वैसे अगर भगोड़ों में किसी की रुचि हो तो एक किताब इसी साल आई है पेंगुइन से, दानिश खान और रूही खान की, और एस्केप्ड नाम से मतलब टाइटल है, द स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूजिटिव्स इन लंदन, एस्केप्ड। और उसमें काफी आर्काइवल रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयानों के आधार पर 12 भगोड़ों की कहानियां हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, संजीव चावला क्रिकेट बुकी जो अब इंडिया आ भी चुका है, तो ऐसे बहुत इकबाल मिर्ची। तो अगर किसी की और रुचि हो इन कहानियों में तो वो किताब पढ़ सकता है। 2 फिल्मों का जिक्र मैं फिर से कर दूं। लोग हाँ, बाहर चले जाते हैं बाबा, अभी बहुत सारे लोग होते हैं, हत्या कर दिया मध्य प्रदेश में, तो फिर वो बाहर जाने की क्षमता नहीं होती है, तो वो हिमालय पे चले जाते हैं और 10-12 साल में जटा के साथ साधु बन जाते हैं, किसी वहां बिल्कुल बैठकर बिल्कुल। गांजे का व्यापार करते हुए। हाँ, नशे का व्यापार करते हुए, और वापस आके भी कई तरह के नशे बेचते हैं। 2 फिल्मों का जिक्र मैं जरूरी समझता हूँ, तो भागने की कुछ और चीजें समझ में आ जाएंगी। एक फिल्म है रन लोला रन, अच्छी फिल्म है, मुझे उसको आप भाग लोग देख मिल्खा सकते भाग हैं, याद आ गई। है ना। और उसके बाद में दूसरी फिल्म भाग मिल्खा भाग से मिलती जुलती है। एक आदमी था जो पहले देश के लिए भागता था और फिर बाद में देश उसके पीछे भाग रहा था। फॉरेस्ट गम। पान सिंह तोमर। अच्छा, पान सिंह तोमर। नहीं, फॉरेस्ट गम भी देख सकते हैं भागने से। हाँ, आपने रन लोला रन बोला, उससे भी ज्यादा एप्ट जो है एक फिल्म है रन फैट बॉय रन। उसमें आदमी जिम्मेदारियों से भागता है और भागता है पर मोटा है। क्या बात है। उसको भी देखिएगा। वाह उसका वाह टाइटल वाह। जो है रन लोला रन से इंस्पायर्ड था। तो रन फैट बॉय रन एक ब्रिटिश कॉमेडी फिल्म है जिसमें आदमी भागता है अपनी जिम्मेदारियों से। उसका हिंदी बनेगा या भोजपुरी बनेगा तो बनेगा भगोड़ा मटवार मनई। नहीं, उसपे गोविंदा शायद एक पिक्चर बना रहे थे। गोविंदा एक पिक्चर बना रहे थे, उसका नाम था रन भोला रन, लेकिन वो शायद तो डंप हो गई, कैन हो गई जिसको बोलते हैं। तो अच्छे भगोड़े ही वैसे क्रिकेट में अच्छा रन बनाते हैं, बाकी तो रन आउट हो जाते हैं। बहरहाल चलो तीसरा विषय। हाँ, समय कम है, जल्दी निपटाना है। हाँ, और तीसरा विषय जीवन प्रत्याशा पर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यानी कब तक जिए और संतान कितनी हो, दोनों पर इस पे बात करनी है। क्योंकि पहले ये कहा जाता था, हम सुनते थे कि बुजुर्गों में अरे परदादी हुई थी हमारी 100 साल जी थी वो। लेकिन फिर दुनिया के बहुत सारे देशों की अगर आप एक एवरेज एज निकालेंगे लोगों, वहां रहने वाले लोगों की, तो वो 60 से भी कम हो गई है। पर एक नई स्टडी आई है जो ये कहती है कि इंसान 60 से कम हो गई है नहीं, हमारे यहाँ एवरेज एज पहले 32-34 होती थी। हाँ, वो भी 30 से 35 में। तो ये बढ़ी है, बढ़ते नहीं, ही मैं जा ये, रही है। हाँ मतलब मेरा सेंटेंस ठीक से फ्रेम नहीं हो पाया। मैं ये नहीं कह रहा था कि एवरेज एज कम हुई है, पर हम वो कहानियां सुनते थे कि एक दो बुजुर्ग 100-150 साल, 100 साल, 112 साल हमारी नानी हाँ, जी। एक दो रहते थे हाँ, ऐसे। जिनको भोगना होता था। हाँ, वही भोगना होता था। तो अभी औसत आयु हमारी 60 से कम है, थोड़ी सी मेडिकल साइंस की वजह से बढ़ी है। हमारी आजी 106 साल जी। उनके जीवन के सबसे बड़े दुख यही थे कि वो अपने सबसे प्रिय बेटे और सबसे छोटे दामाद को मरा देख के तब मरी। ये तो वाकई। हाँ, तो एक स्टडी आई है बाबा, ये कहती है कि इंसान 150 साल तक जी सकता है आने वाले समय में। तो अब इसका जवाब ये है कि वो कैसे, अगर वो अपने तनाव से मुक्ति पाले, अगर या हम स्ट्रेस को कम कर दें, तो आगे चल के लाइफ एक्सपेक्टेंसी 120 से 150 साल तक हो सकती है, क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गया है। नेचर मैगजीन है बड़ी मशहूर, उसमें ये स्टडी छपी है। सिंगापुर की एक कंपनी है, जेरो नाम है उसका, और उसने रॉसवेल पार्क कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर के साथ मिलकर ये स्टडी की है, जो न्यूयॉर्क बेस्ड है ये वाला कैंसर सेंटर। ताऊ, आपसे पहले शुरुआत करें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या ये बहुत बैलेंस वाली चीज नहीं है कि ये बहुत ज्यादा भी हो जाए तब भी हम सोचते हैं कि 70-75 के बाद का जीवन कितना कष्टकारी होगा, पर हम अपने प्रिय बुजुर्गों को
बहुत जल्दी ये भी नहीं चाहते कि वो हमें छोड़ करके चले जाएं। तो ये बड़ा, एक तरफ इमोशंस हैं कि यार कोई जल्दी ना मरे, पर दूसरी तरफ वो कष्टकारी जिंदगी भी है। ये बहुत, क्या ये बीच की कोई लाइन आएगी इसमें, क्या कैसे सोचते हैं? देखो, ऐसा है कि मृत्यु एक ऐसी चीज है ना जिसके बारे में एकदम अर्वाचीन काल से, जब मनुष्य के पहले वाला जो मनुष्य था, तब से लोगों के मन में ये रहा है कि ये ना हो। हालांकि लोग हमेशा कहते हैं, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि नाउ ही हैज गॉन टू अ बेटर प्लेस, अब वो तो अच्छी जगह पे चले गए हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हाँ, लेकिन कोई भी आदमी वहां जाना नहीं चाहता उस अच्छी जगह पे। हर आदमी का प्रयास यही रहता है कि यहाँ पे हम लंबा खींचे, है ना। तो मनुष्य हमेशा से चाहता है कि एक तो अमृत क्या है, उसने अमृत पी लिया, वो लंबा जीने के ही का ही प्रयास है। बहुत सारी दवाइयां बनती है जो लॉन्जेविटी को सपोर्ट करती हैं, पर हकीकत यह है कि जैसे कि आदमी, सोचो, आदमी इतना डर खौफ खाता है इस बात से कि उसके बाद क्या मतलब मर जाएंगे हम, कि उन्होंने आत्मा का आविष्कार किया और ये अपने आप को कन्विंस किया कि हम नहीं मरेंगे यार, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। हाँ, हाँ, हम कपड़ा बदल के फिर आएंगे, हम आएंगे फिर से कपड़ा बदल के। हाँ, कहीं अच्छा, जैसे वो तीन जो आत्मा वस्त्र बदलती है। अब्राहमिक रिलीजन है, अब्राहमिक रिलीजन जो है, इस्लाम, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी, उनका क्या कहना है कि हम वो जलाते नहीं है, नष्ट नहीं करते अपने बॉडी को, क्योंकि हम फिर से जिएंगे। एक दिन आने वाला है जब हम कब्र से निकलेंगे और फिर हमारा इंसाफ होगा, और फिर उसके बाद अब ऐसी जगह पे जाएंगे जो बहुत अच्छी होगी, है ना, वहां पे शराब की नदियां बहेंगी। तो हम यह मानने को तैयार ही नहीं है, जो हम रोज देखते हैं बाय द वे सबके साथ होते हुए, कि वो हमारे साथ भी होगा। इसी कारण से मनुष्य को यह रहता है कि हम कितना जितना हो सके लंबा जिएं। अब पता है कि अब इसकी गारंटी नहीं है कि आप कैसा जिएंगे, लंबा तो जी सकते हो आप, मतलब, पर आप कैसे जियोगे, उसकी क्वालिटी क्या होगी लाइफ की, वो पता नहीं है। तो आदमी क्या कहते हैं कि मैं अपना वंश बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बाद ये रहेंगे। अरे आप नहीं रहेंगे तो घंटा नहीं रहेगा, आप नहीं रहेंगे तो मेरे बाद रहने वाला सवाल नहीं होता है कुछ, फिर वो रहेगा। और अभी भी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं, जैसे 80 के हो गए, 90 के हो गए, और उनको कोई बीमारी होती है और डॉक्टर कहते हैं कि भाई देखिए इनका मतलब बहुत खर्चा लगेगा, तो गरीब से गरीब आदमी यह चाहता है कि नहीं, जो भी लगेगा हम सब कुछ बेच देंगे, लेकिन आप इनको ठीक कर दो। वो अगले 1-2 साल के लिए ठीक होते हैं, कभी कभी 6 महीने के लिए ठीक होते हैं, कभी कभी 2-3 महीने के लिए ठीक होते हैं। पर आदमी का प्रयास यही रहता है कि इस धरती पे अपने समय को लंबा खींचा जाए। लेकिन उस अवस्था में, मैं जो मानता हूं, उस अवस्था में जब अगर पहुंच जाए आप, जहां पर आप नया कुछ देखने के लिए नहीं रहे आपके पास, है ना, तो फिर क्या आवश्यकता है। अगर आपके पास सपोज करो इतना पैसा है कि आप और भी 4 देश देख सको, आप और 4 संस्कृतियों को देख सको, आप और भी यात्रा कर सको, तो फिर जीने का कुछ मतलब है। पर उसी शहर में, उसी घर में 10 साल और रहने का कोई उसी अर्थ चारपाई नहीं, पे, बल्कि उसी, हाँ, चारपाई, कोई अर्थ नहीं है उसका। वह सिर्फ मनुष्य का यही है लोभ है कि काश, क्योंकि उसके बाद का पता नहीं है उसको, उसने जीवन भर प्रार्थना की है लोगों भगवान से, पर उसको ये आइडिया नहीं है कि ये सब सच है, उसको भी भरोसा नहीं है। जिनका स्वर्गवाद और नरकवाद में गहरी जिनकी आस्था है, वो भी भयाक्रांत ही रहते हैं, क्योंकि देखिए इंसान दुनिया के सामने कैसा है वो तो बात की चीज है, अंतर मन तो जानता ही है कि उसने क्या गलत किया है और क्या सही किया है। और इस वजह से हमेशा ये संदेह रहता है कि स्वर्ग पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कहीं नरक में ना पत्ता कट जाए, एक मिस्टेक हुआ और बस मामला दाएं से बाएं हो गया। और एक तो ये है, दूसरा क्या है कि आदमी स्वभावतः लालची है, लालच में ही उसने प्रकृति का सत्यानाश किया। और उसका लालच है कि जिनको कॉन्फिडेंस भी है ना कि स्वर्ग मिलेगा, वो भी कहते हैं कि स्वर्ग तो मिलेगा लेकिन कुछ दिन अब और आम खावा जाए, ही रहा जाए। है ना, अब सीजन और निकल जाए। हाँ, कहे जौन बुआवा है आपकी दाई बगिया में, आज साल में बढ़िया फरे लगी, वैका चिपटाए के निपटाए के 2 गदेलन के बियाह और देख के नातिन के। हाँ, चारपाई पे दादी कहते रहेंगे एक बार इसका शादी हो जाए, उसके बाद उसकी शादी हो गई तो अब इसका एक बच्चा हो जाए, उसके बाद फिर बच्चे की शादी वाला भी आ जाएगा। हाँ, ये तो है। लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि अगर मान लें लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई पूरी दुनिया की या किसी एक देश की, और वहां पे लोग ज्यादा जीने लगे ज्यादा, तो उससे ये भी तो होगा कि उस देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगेगी धीरे धीरे, एक सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट भी तो होगा, फिर प्रोडक्टिविटी की चिंताएं होंगी।
कि नहीं, भयंकर संकट है। एक तो आप कॉस्ट देखो, आदमी कंज्यूम करता है ना, आदमी बेसिकली कंज्यूमर है। वो सांस लेने के अलावा बाकी चीजें तो कंज्यूम कर रहा है ना, फ्लश तो करेगा वो। आखिरी दिन तक आप फ्लश करेंगे, कागज से पोंछेंगे, आखिरी दिन तक आप अनाज खाएंगे, ईंधन जलाएंगे, आपके लिए भोजन पकेगा, बिजली का इस्तेमाल करेंगे, वस्त्र पहनेंगे, परिवहन करेंगे। ये सारी समस्याएं इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि आप सोचिए कि 150 साल तक जीने की स्थिति में दुनिया की आबादी क्या हो जाएगी। संकट नंबर 1। संकट नंबर 2 कि मैं इस पूरी कथा में जो कैच है उसके ऊपर फोकस करना चाहता हूं कि क्या पुरुष का, महिला का अगर 150 साल का जीवन हो गया तो उसमें जो उनकी डिटेलिंग है ना, जो डिटेल्स ऑफ द लॉ, वो इसमें है कि उनका यौवन कब तक सुरक्षित रहेगा, कब तक वो जवान माने जाएंगे। तो क्या 100 साल के जवान माने जाएंगे और 50 साल बुढ़ापा होगा? क्या 120 साल तक जवानी होगी और फिर बुढ़ापा होगा? अगर वो नहीं इंक्रीज हो रहा है तो फिर कहानी आ जाती है दुनिया की कि गुरु राजेश खन्ना के जैसे जिंदगी हो एक चाहिए, आनंद पिक्चर वाली, है ना। मेरा जो व्यक्तिगत इंटरेस्ट है ना वो ये है, बड़ा होना चाहिए, लंबा नहीं। हाँ, और मैं हमेशा से ये कहानी अपने सब मित्रों से शेयर करता रहता हूँ कि भैया स्कूल में आपकी अटेंडेंस कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कई स्कूलों में जहाँ पे मैं पढ़ा वहाँ पे बच्चों को इसलिए भी एनुअल रिपोर्ट कार्ड बांटते समय पुरस्कार मिलते थे कि उनकी अटेंडेंस 100% होती थी। ये पब्लिक स्कूलों का एक नया शगल है, तो अटेंडेंस पे बड़ा जोर रहता था। होते थे घीसूराम पूरे, कोई कोई पढ़ाई में भी ठीक होते थे, लेकिन वो भी घोड़ा की तरह तांगा वाले, ऐसे चश्मा पहन के केवल सीधे देखते थे, वो कोई युद्ध कौशल वाले घोड़े नहीं बन पाए। तो मेरा मानना यही है कि जैसे अगर आप मुझसे पूछना कि आप 150 साल जी सकते हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछूंगा कि इन 150 साल में मैं कोरमा कितने साल खा सकता हूँ, है ना। अगर मेरी आंतें सही हैं, मेरी आंखें सही हैं और मेरे कान सही हैं, अच्छा संगीत सुन सकूं, दुनिया को देखता रह सकूं और अच्छा उदर पोषण कर सकूं, तो मेरा जीवन सफल है। तब फिर मैं 150 साल जीने को तैयार हूं, धरती पे बोझ बन के। क्योंकि धरती वैसे भी रहने लायक नहीं बची है। मैं इसको खत्म करने में अगर एक कोई और अनुषांगिक योगदान दे सकता हूं तो मैं उसके लिए तैयार हूं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि 150 साल जीना ये कोई अच्छी खबर नहीं है, प्रकृति के लिए भी और मनुष्य के लिए भी। बिल्कुल। तो ना तो बच्चे देख पाएंगे इतने समय तक और ना सरकारें देख पाएंगी, और बहुत सारे लोग जो है वो दवाइयों और देखरेख के भरोसे छूट जाएंगे और बहुत सारा साधन व्यर्थ जा रहा होगा। लोगों को खत्म होने के बाद निकल लेना चाहिए, बजाय इसके कि वो 20 साल तक पेशाब की थैलियां अपने कुर्ते की जेब में रख के घूमते रहें। बेहतर है कि निकल लें। इतना आपने दृश्य उकेर दिया है ना कि मैं तो अभी से टारगेट सोच रहा हूँ। नहीं, वो बहुत कष्टप्रद, जैसा हम बीपी सिंह वगैरह को भी देखते थे, अपना पेशाब की थैली साथ में लेके चलना पड़े। अमर सिंह को मैं याद करता हूँ। उस तरह के जीवन से अच्छा है कि एक दिन अचानक से, मतलब मैं अनूप जलोटा वाला नहीं चाहता हूँ कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि झट से आ गया रे, फट से पी गया रे, पुरपुर उड़ गया रे। एक दिन बाथरूम में कमोड पे बैठे और सीने में बेचैनी हुई और बस धोते धोते धुल गए। चलिए, तो अब आखिरी हिस्से और मौत हो तो अजीज मियाँ के जैसी हो। हाँ, कव्वाली कहते हुए आप चले जाएं। जो आपको पसंद है, जो आप करना पसंद करते हैं, जिसे आप इबादत समझते हैं, वो करते हुए आप सजदे में चले जाएं, वो सबसे अच्छा है। मौत रक्स बिस्मिल है, मौत अजीज मियाँ की है। ये भी नहीं मानता। नहीं मानता। तो आखिरी हिस्सा 3 ताल का, और उसमें चिट्ठी नहीं है आज न्योता वाले श्रोता में, आज बल्कि एक ब्लॉग का एक हिस्सा पढ़ेंगे जिसको लिखा है हमारे लिसनर ज्ञानदत्त पांडे जी ने। भदोही उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो, एक गांव में, और रिटायर्ड रेलवे अधिकारी हैं। पहले भी उनकी एक चिट्ठी हम लोग 3 ताल में ले चुके हैं। उन्होंने 3 ताल पर एक ब्लॉग ही लिखा है, अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर की है, और उसका टाइटल उन्होंने लिखा है पॉडकास्ट गढ़ते 3 तालिये। उन्होंने लिखा है कि वे 3 हर शनिवार देर रात पॉडकास्ट करते हैं, 3 ताल। बहुत कुछ बंगाली अड्डा संस्कृति के संप्रेषण समूहों की बतकही, या पूर्वांचल की सर्दियों की कौड़ा तापते हुए होने वाली बैठकों की तरह। अरे वाह वाह वाह। कौला केवल पूर्वांचल में नहीं है, हम लोग अवधि में भी कौला ही कहते हैं।
और वो तपन याद आ गया, मेक जोक ऑफ। बेतरतीब बिखरे मेरे इलाके की अवधि में कहें तो झोंटा बगराए बाल, और उनमें से 2 आदमी खिचड़ी दाढ़ी वाले, तीसरा एक सुटका सा नौजवान, मेरी बात होती है। कुल मिलाकर उनका रंग ढंग मुझे सेंटर से वाम की ओर पाए जाने वाले तथाकथित मार्क्सवादियों जैसा लगा, या उनसे थोड़ा ही कम। इस पे थोड़ी बात करनी है अभी आगे। मैं अपने को सेंटर के दक्षिण की ओर चिन्हित करता हूं। आजकल भ्रिकुटी के बीच चंदन का टीका नहीं लगाता, पर कभी लगाता था, और अब भी कोई लगा दे तो मुझे अच्छा ही लगता है। मेरे से कुछ ही और दक्षिण में उन लोगों का टोला है जिन्हें ट्विटर पर भगत की संज्ञा दी जाती है। उन्होंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें बीच में सेंटर लिखा है, लेफ्ट साइड में हम लोग को रखा है, उसके लेफ्ट में और वामपंथ है, और सेंटर के जस्ट राइट में उन्होंने खुद को रखा है, और अति राइट में लिखा है भगतों की टोली। कुल मिलाकर हम तो नेहरूवियन कॉमरेड टाइप हम लोग दिखाए गए हैं। हाँ, तो अभी बात उस पे आने, उस पे मुझे लेना है जवाब। कुल मिलाकर 3 ताल वाले लोगों से मेरा विचारधारा का तालमेल हो वैसा नहीं कहूंगा मैं। अनुशासन के हिसाब से भी मैं एक नौकरशाह रह चुका हूं, और वे पत्रकारिता के लिखाड़ लोग हैं। हम लोग अलग अलग गेज की पटरियां हैं जिन पर अलग अलग गेज की विचारों की रेलगाड़ियां दौड़ती हैं, पर शायद विचारधारा या सोच के अनुशासन को पोषण देने के ध्येय से मैं ये पॉडकास्ट सुनता भी नहीं हूँ। 3 ताल का सुनना मुझे शुद्ध आनंद देता है, विचारवादों की सीमाओं के परे आनंद। उन लोगों के कहे में वह भी नहीं होता जो आप सोचते हैं, पर उससे कहीं बेहतर होता है जो आप सोचते हैं। यही मजा है 3 ताल पॉडकास्ट का। मैं अनुशंसा करूंगा कि आप इस सीरीज के सभी पॉडकास्ट का श्रवण करें, करते रहें। इसका नया अंक आपको शनिवार देर रात उपलब्ध होता है। आगे नहीं पढ़ रहा हूं, आगे उन्होंने हम तीनों की बारी बारी से व्याख्या कर दी, कैरेक्टर एनालिसिस किया है, और काफी काफी मजेदार है, उसको पढ़ के मजा हाँ। आया। हम लोग ये इस ब्लॉग का लिंक अपने जब 3 ताल को ये आप सुनेंगे तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। और ताओ के बारे में बहुत कमाल की सटीक टिप्पणियां उन्होंने की हैं। ताओ के बारे में तो, उन्होंने हाँ। उसमें महत्वपूर्ण बात ये थी, मतलब अब आपने बोल ही दिया है तो एक लाइन कह देता हूँ उसमें, कि वो उन्होंने अपने प्रोफाइल परिचय में लिखा है कि वो एडिटोरियल हॉन्चो हैं, यानी अपनी आज तक इंडिया टुडे के संपादकीय महंत। बाकी वे शब्द का प्रयोग, हाँ, लेकिन आगे बहुत सुंदर लगा वो मुझे, कि बाकी वो 3 ताल के 1.5-2 घंटे की अड्डाबाजी में अपनी मेहनतई ठेलते या थोपते नजर नहीं आते। उनकी हॉन्चो गिरी एक बेनोवेलेंट हॉन्चो या सॉफ्ट मेहनत की लगती। वो ऐसे अद्वैतनाथ हैं जो बाकी आदित्यनाथों को पनपने दे रहे हैं। लेकिन आपके बारे में पर यह है कि बाबा के बारे में जो लिखा है मैं वो भी बहुत, अरे अब हमारी भी रहेगी, वो बाबा से मिलना चाहे, इन तीनों में से अगर किसी से मिलना मिलने की बात कही है तो वो यही कहा है कि मैं बाबा से मिलना नहीं, वो सहोदर कारण है अवधि वाला। और महीन बातें जो करते हैं उन्होंने उनको बहुत नोटिस किया है उसको। हाँ, तो ऐसे श्रोता भी हमको बहुत, नहीं, मैं उनको बस एक ही थोड़ी हमारी कमजोरियां भी बताएं, और ये बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत ईमानदारी के साथ लिखा है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं की है। आपकी जो भावनाएं हैं वो उन्होंने सीधे व्यक्त कर दी है। पर जितनी मेहनत उन्होंने की है उतनी मेहनत मैंने नहीं की है कभी कोई रिस्पॉन्स देने में। मुझे लगता है कि मुझे ये सब चीजें एक बहुत बड़ी चीज सीखने को मिली, कि अगर किसी की अप्रिसिएशन भी कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा मेहनत डालो, लफाजी से नहीं होता। उसमें उन्होंने काफी मेहनत की है। उन्होंने हमारी तस्वीरें ढूंढ ली, उन्होंने एक ग्राफ बनाया, मैं उससे चकित हूँ। हालांकि मैं नहीं मानता मैं इतना लेफ्ट हूँ ज्यादा सेंटर के, मैं थोड़ा सेंटर के आसपास ही हूँ, लेकिन फिर भी जो है ओवरऑल उनके विचार हमारे विचारों से उन्हें लगा है ऐसा कि हम थोड़े से ज्यादा तो शायद रिलीजन पे बात हम लोग करते हैं तो रिलीजन को लेकर के एक अलग नहीं, पर सलाम, उनकी ईमानदारी के लिए सलाम। उन्होंने जैसा सोचा उन्होंने लिखा, और ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने हमको बताया, तो हो सकता है कि हमें थोड़ी सी सतर्कता भी बरतनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य जो है, हम नेचुरली लेफ्ट तो होंगे ही, थोड़ा सा सेंटर से पत्रकार हैं तो होंगे ही, बहुत साल यही काम कर रहे हैं, तो पत्रकार को नेचुरली थोड़ा सा लेफ्ट होना चाहिए सेंटर से, तो राइट की तरफ हो ही नहीं सकता। तो वो उस लिहाज से देखें तो हाँ, थोड़ा सा
पर इन्होंने जितना जितना ढकेला है हमको उधर, जितना ठेल दिया है उतने शायद नहीं हो, पर ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो। काफी बिल्कुल, ऑब्जर्वेंट वो थे, मतलब एक मैं उनको बस एक ही आश्वासन देना चाहता हूं कि आप जब भी मिलेंगे तो मैं नॉनवेज पे और बैगन पे दोनों पे ही चर्चा नहीं करूंगा, जो उनका अनुरोध भी है। मैं आपको अरबी के पत्ते के सेहरे के बारे में बताऊंगा, मंगौली, मथौरी, कोहलौरी के बारे में बात करूंगा, मैं आपसे गीतों के बारे में बात करूंगा, और कच्चे आम वाली दाल या अधपके आम की लौंजी, इस तरह की चीज़ों पे बात करूंगा। बेल के शरबत और सत्तू और पुदीने की चटनी पे भी बात करूंगा। ये तमाम तरह की बातें होंगी। कौड़ा पे जो बातें होती हैं वो भी होंगी। बिल्कुल। और उन्होंने मुझे वजन बढ़ाने को कहा है, ये बात मेरी माताजी कई साल से कह रही हैं। मैंने आपको जवाब भी दिया था कि मैं अपने लड़कपन के दिनों से ही कोशिश में लग गया कि मेरे जुबान पे वजन आ जाए, और इस कोशिश में भौतिक वजन थोड़ा दरकिनार हो गया, लेकिन अभी कई बार टोके जाने के बाद मैंने कुछ प्रयास शुरू किए हैं और अगर वो फलीभूत हुए तो आपको एक तस्वीर में भेजूंगा। पर बहुत अच्छा लगा आपने जो ब्लॉग लिखा ज्ञानदत्त जी, और आप भी और आपके अलावा भी अगर आप में जो और लोग सुनने वाले हैं, अगर तीन ताल आपको कैसा लगता है उसके बारे में आपको एक ईमानदार असेसमेंट देना चाहते हैं, बेहिचक पूरी आलोचना के साथ आप हमें ईमेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। ये हमारा ईमेल आईडी है radio@aajtak.com। वरना फिर आप हमारे फेसबुक और ट्विटर पर भी, आज तक रेडियो अगर आप खोजेंगे फेसबुक और ट्विटर दोनों जगह मिल जाएगा, वहां पर भी आकर के हमें बताइए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। बाकी जो विचार संकुल वाली बात है उसमें मैं ज्ञानदत्त जी से कुछ चीजें कहना चाहता हूं। एक तो ये है कि पत्रकार को बागी ही होना चाहिए, और पत्रकारिता के लिए हमारे पिताजी हमको एक संदेश दे गए। उन्होंने कहा कि पत्रकार का दायित्व चिर विपक्ष है। जो भी सत्ता प्रतिष्ठान में हो उसकी कमियों, उसकी खामियों को उजागर करते हुए हमेशा जो लोग बचे रह जा रहे हैं सुविधाओं से, सेवाओं से, उनके पक्ष में खड़ा होना, यानी चिर विपक्ष ही पत्रकार का जीवन है। तो वो हो सकता है कि आज की परिस्थिति में आपको वाम मुखी दिख रहा हो, हम वामांगी बन के लक्ष्मी की तरह बैठे हुए हों विष्णु के बाएं, लेकिन हम दक्षिणाव्रत की तरफ भी देखते रहेंगे। और जब उनके साथ में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, जब उनके मुद्दों को और मजबूत करना होगा और कोई सिब्बल सुनने से मना कर देगा, तो उन सिब्बलों के खिलाफ हम दक्षिण पंथियों को भी संबल देंगे, आप निश्चिंत रहें। दूसरी बात मुझे ये कहनी थी कि आपने जो पोस्ट लिखा है या आप जो टिप्पणी आपने लिखी है हम लोगों के बारे में, हमारे पिता नहीं हैं मेरे, लेकिन ये बहुत पितृवत है कि बहुत साफ साफ ईमानदारी से जो अनुभव हुआ है वो कह देना। तो तीन ताल के लिए और तीन ताल के हम तीनों चरित्रों के लिए आप पितृवत आए हैं। बप्पा मनी आप हम लोगों से बात कही रहे हैं, और इनते हमें बहुत साहस मिले थे, लागत है कि घरे में बरगद है। पर पूरे लेख में ना एक लाड है जो मैं अनुभव कर सकता हूं जिसका, बिल्कुल, और उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो हम तो वैसे भी ये बात पहले भी कही है कि न मार्क्सवाद न राष्ट्रवाद, बस इलाहाबाद, बस इलाहाबाद। हम तो उस धारा और मैं यहाँ पे अभी कुछ देर पहले मैंने एक ट्वीट किया था कि दिल्ली में जो मॉल हैं वो ऑड इवन के फॉर्मूले से मॉल और मार्केट खुलेंगे। तो एक आदमी ने उसका जवाब लिखा है कि बुधवार को चर्चा करेंगे इस पर, मिलते हैं विभाग बुधवार में रात 9 बजे आज तक के रेडियो के ट्विटर स्पेस पर। अरे तो ऐसे भी लोग हैं जो कि सीधे सीधे निर्णय दे देते हैं, और ये सब उनका प्यार। ये उनका नाम अंकित पवार है, शायद आए होंगे पहले भी स्पेस पर। तो उन्होंने ये ऑलरेडी लिख करके दे दिया है कि मिलते हैं विभाग बुधवार को रात 9 बजे आज तक के ट्विटर स्पेस पर। और अब मैं देखता हूँ कई बार ऐसा होता है कि ताऊ के ट्विटर पे रिप्लाई करने वाले कई लोग अब ताऊ संबोधन से बात करने लगे हैं। हाँ, ये मुझे स्पेसेस में अनुभव भी हुआ, कुछ लोगों ने मुझे ताऊ कहकर ही बुलाया। ही कहा। हाँ,
तो अब ताऊ ताऊ हो गए हैं, बाबा बाबा हो गए हैं, तीन ताल भी तीन ताल होने की ओर बढ़ चला है। तो आज इतना ही तीन ताल के इस एपिसोड में। अगले शनिवार ताऊ, बाबा और सरदार फिर चले आएंगे तीन ताल लेकर के। आज तक रेडियो के बाकी पॉडकास्ट को भी, तीन ताल के अलावा जो और पॉडकास्ट हैं उनको आप गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन पर सुन सकते हैं। इसके अलावा और भी ढेर सारे, हब हॉपर है, कास्ट बॉक्स है, ढेर सारे ऑडियो के जो एप्स हैं वहां पर हम मौजूद हैं। सब पर नहीं है पर ज्यादातर पर हैं, पर जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर हैं। गाना पर हैं हम लोग, तो वहां पर भी अगर आप हैं तो आज तक रेडियो सर्च कीजिए और तीन ताल को भी सुनिए। उसके अलावा भी जो पॉडकास्ट हमारे उनको ट्राई कीजिए और हमें ईमेल करते रहिए radio@aajtak.com पर। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही। बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। जय हो। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।